गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। ऑनलाइन क्लास में हम दोबारा मिल रहे हैं और आई होप कि कल ऑनलाइन क्लास आपने ली और किसी तरह की कोई समस्या नहीं आई होगी। कम से कम समझने के स्तर पे तो कोई दिक्कत नहीं आई। जैसे अभी मैं फाउंडेशन 12 के बच्चों से बात कर रहा था और उनका कहना था कि बिल्कुल जो है ऑनलाइन में भी जो भाव है, मामला है, वो ऑफलाइन की तरह ही है, क्योंकि हमारी बातचीत भी उसी स्तर पे वैसे ही होती है, उसी भाव से होती है, समझते भी वैसे ही हैं। बल्कि कई मामलों में तो लगता है कई बार कि ऑनलाइन थोड़ा बढ़िया भी है। आपके लिए अच्छा है क्योंकि आप 1 to 1 पढ़ रहे हैं, मैं और आप सीधे सीधे मुखातिब हैं एक दूसरे से। और मेरे लिए थोड़ी अच्छी बात यह है कि कैमरे के माध्यम से जब जुड़ता हूँ तो डिस्ट्रैक्शन, यानी कि कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई कह रहा है कि भाई एसी चला दो, कोई कह रहा है एसी बंद कर दो, पंखा तेज कर दो, पंखा धीमी कर दो, तो ये वाली समस्या जो है होती ही नहीं है ना। हालांकि समस्या नहीं है ये भी, लेकिन कुल मिला के देखिए, जैसे नितिन कह रहे हैं कि हमें ऑनलाइन भी ठीक लग रहा है। ठीक ही लगेगा अगर फोकस आपका लर्निंग है, पढ़ाई करना है, तो फिर क्या ऑनलाइन और क्या ऑफलाइन। लेकिन फिर भी कुल मिला के अगर अंतिम सत्य कहा जाए तो मैं इस बात को ज़रूर कहूँगा कि जो मज़ा पढ़ाने में, जो एक मज़े की बात है, क्योंकि काम कोई करे उसमें मज़ा आ जाए तो फिर वो काम भी बड़ा अच्छा लगता है। तो ऑनलाइन के अपने मज़े हैं, ऑफलाइन के अपने मज़े हैं। क्योंकि आपके साथ हमारी तारतम्यता ऑफलाइन को लेवल पे जुड़ी थी, तो इसलिए वो भी है। और जो लोग ऑनलाइन में जुड़े हैं इस बैच से, वो तो है ही। तो चले, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। हम लोग पाचन तंत्र की बात कर रहे थे और पाचन तंत्र में हमारी बातचीत हो रही थी। इस पॉइंट पे हम पहुंच चुके थे। छोटी आंत में पाचन की क्रिया हम पढ़ रहे थे। डुओडेनम में पाचन की बातें हमने की थी और डुओडेनम में पाचन की क्रिया को कराने के लिए 2 प्रकार के ग्रंथियां हैं। एक है लिवर, यकृत, और यकृत का काम पाचन में तो कुछ ऐसा है नहीं, क्योंकि यकृत के पास, लिवर के पास कोई पाचन की एंजाइम नहीं है। लेकिन यकृत एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है और वो है वसा का इमल्सीकरण, है ना। और वसा के इमल्सीकरण के बाद वसा के पाचन की क्रिया बड़ी आसान हो जाती है। दूसरी तरफ अगर हम डिओडेनम में पाचन की क्रिया की बात करें तो वहाँ पे पैंक्रियाज की भूमिका बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। और पैंक्रियाज से निकलता है पैंक्रेटिक जूस, और उस जूस में 3 तरह के एंजाइम हैं जो आपने पढ़े थे: ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज। प्रोटीन का पाचन, फिर वसा का पाचन और फिर स्टार्च का पाचन, तीनों प्रकार की पाचन की क्रियाएं हुई हैं ड्यूडेनम के अंदर। और ड्यूडेनम के अंदर जो भोजन का माध्यम था, अब वो एसिडिक से कन्वर्ट हो चुका है किसमें, बेसिक में। और अब बेसिक ही रहेगा, क्योंकि जीवन के अनुकूल दशाएं बेसिक ही है। और एसिडिक से बेसिक में कन्वर्ट करने में जो हमारी पित्त है, पित्त के लवण हैं, उनकी भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ये सारी बातों को पढ़ चुके हैं, बहुत बढ़िया से समझ चुके हैं। पुरुषोत्तम पूछते हैं कि सर स्टार्च में और फैट में डिफरेंस क्या है। भाई बहुत डिफरेंस है। जो रोटी और आलू और चावल के अंदर जो पोषक तत्व है वो स्टार्च है, वो कार्बोहाइड्रेट है। तो स्टार्च जिस रासायनिक श्रेणी में आता है उसको कहते हैं कार्बोहाइड्रेट, जिसमें स्टार्च भी आएगा, माल्टोज भी आएगा, सुक्रोज भी आएगा, है ना, ये सब आएंगे उसी के, फ्रुक्टोज भी आएगा। तो स्टार्च मतलब कि मिठास, है ना। और फैट्स का मतलब तेल से है, एनिमल फैट, प्लांट फैट। तो किसी बीज के अंदर जो तेल होता है वो सरसों के तेल वगैरह वगैरह। जेजुनम में पाचन की क्रिया नहीं होती। जो डिओडेनम में पाचन की क्रिया चल रही है वही पाचन की क्रिया जेजुनम में कंटिन्यू करती है। जेजुनम का अपना पाचन कुछ नहीं होता, क्योंकि जेजुनम कभी भी अपने स्तर पे कोई एंजाइम वगैरह नहीं निकालता। आगे बढ़ते हैं और अब जो है नेक्स्ट टॉपिक है इसी श्रेणी में, और टॉपिक का नाम है आपका इलियम में पाचन।
इलियम में पाचन। इलियम आपको पता ही है कि छोटी आंत का सबसे अंतिम भाग को इलियम कहते हैं। तो सबसे अंतिम भाग जो छोटी आंत का है उसको इलियम कहते हैं। और आपको ये भी बताऊं कि हमारे पूरे पाचन तंत्र में अगर आंत का जो सबसे लंबा भाग है वो इलियम ही है, और इलियम की लंबाई सर्वाधिक है। कितने हैं ये जानने की ज़रूरत नहीं है, सबसे लंबा है ये जानने की आवश्यकता है। अब सवाल है कि सबसे लंबा क्या है, क्यों है? इसलिए है क्योंकि जब लंबा होगा तो भोजन ज़्यादा समय तक रहेगा, तो अधिकतम पाचन की क्रिया यहीं पे होती है। इलियम हमारे छोटी आंत का अंतिम भाग, सबसे लंबा भाग, सबसे अधिक पाचन यहीं होगा, अंतिम पाचन की क्रिया यहीं पे संपन्न होगी, इसके बाद कोई पाचन नहीं होगा। तो लिख सकते हैं, लिखिए पहला पॉइंट, यह मानव आंत का सर्वाधिक लंबा भाग है। सर्वाधिक लंबा भाग है। सर्वाधिक लंबा भाग है जिसमें अधिकतम पाचन और अधिकतम अवशोषण की क्रिया होती है। अधिकतम पाचन एवं अधिकतम अवशोषण की क्रिया होती है। तो लंबा होने का फायदा यह है कि पाचन होगा खूब सारा, और अवशोषण यानी कि पाचन के बाद जो पोषक तत्वों का अवशोषण है वो भी यहीं पे होगा, है ना। दूसरा पॉइंट लिखिए, यहां पाचन की क्रिया पूरी हो जाती है, यानी कि पूरी तरीके से संपन्न हो जाती है। यहां पाचन की क्रिया पूरी हो जाती है। पूरी का मतलब होता है ना, मतलब एंड कर जाना। इसके बाद पाचन की क्रिया हमारे शरीर में नहीं होगी। तो मानव के संदर्भ में 2-3 बातें मैंने कही कि इलियम सबसे लंबा भाग है, अधिकतम पाचन, अधिकतम अवशोषण, और पाचन की क्रिया पूरी हो गई, एंड हो गया, खत्म हो गया। इसके बाद पाचन की क्रिया नहीं होगी, राइट। अब आइए कि यहां पे होगा क्या, इसको हम पढ़ेंगे। तो एक बात बताइए, इस इलियम में पाचन के लिए हमारे पास क्या था? इंटेस्टाइनल ग्लैंड था। तो यहां पे था इंटेस्टाइनल ग्लैंड। तो पहले तो लिखेंगे हम इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। आपने लिस्ट बनाई थी ना आंत्र ग्रंथियों की, तो आंत्र ग्रंथि जो बहुत सारे थे, अनेकों लाखों की संख्या में। और इंटेस्टाइनल ग्लैंड से जो स्राव निकलेगा उसको कहेंगे आंत्र रस, इंटेस्टाइनल जूस। ये इंटेस्टाइनल जूस है। और जब भी जूस हो तो इसका मतलब होता है कि उस जूस में बहुत सारे एंजाइम हैं। तो हम सभी एंजाइम की बात करेंगे। फिलहाल आप समझें इस बात को कि हमारे इलियम के दीवारों पर अनेकों आंत्र ग्रंथियां हैं, और आंत्र ग्रंथियों से निकलेंगे आंत्र रस, इंटेस्टाइनल जूस। और उस जूस में होंगे विभिन्न प्रकार के एंजाइम। तो क्या क्या होंगे एंजाइम, हम उसकी एक लिस्ट बनाएंगे। तो देखिए, ये एंजाइम की लिस्ट बना रहा हूं मैं। तो ये एंजाइम की लिस्ट बन रही है। सबसे पहला एंजाइम जो है उसके अंदर मिलेगा आपको माल्टेज। नाम क्या है? माल्टेज। माल्टोज नहीं, माल्टेज, ASE लिखा हुआ है। दैट इज द फर्स्ट एंजाइम, ये एंजाइम है। दूसरा जो है उसका नाम है लैक्टेज। लैक्टोज नहीं, लैक्टेज एंजाइम है। तीसरा है सुक्रेज, सुक्रोज नहीं, सुक्रेज। चौथा है, जो फोर्थ है, उसका नाम है पेप्टाइडेज। है ना। और एक और ले लेते हैं, एक है जिसका नाम है न्यूक्लियोटाइडेज। न्यूक्लियोटाइड तो पढ़ा है, और यह है न्यूक्लियोटाइडेज, है ना। ये सारे एंजाइम हैं। मतलब एक बात आप जान लीजिए कि आपको एक छोटा सा सूत्र बताता हूं कि जिस भी नाम के पीछे ASE लगा हो, एज वर्ड लगा हो, ASE, तो अगर ASE वाला शब्द हो तो उसका मतलब होता है एंजाइम। क्या मतलब है उसका?
एंजाइम। ऐसा नहीं है कि सभी एंजाइम के पीछे एसी लगा होगा। पेप्सिन, ट्रिप्सिन, रेनिन, इनके पीछे एसी वर्ड लगा नहीं है। लेकिन अगर एसी वर्ड लगा है, एज लगा है, तो वो एंजाइम है, ये बात तय है। सभी एंजाइम के पीछे लगा हो ये ज़रूरी नहीं है ना। जैसे कि लाइपेज, एमाइलेज पढ़ा था ना आपने, वैसे ही देखिए ये माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज, पेप्टाइडेज, न्यूक्लियोटाइडेज, ये सब एएसी वाले हैं। और ये सब करेंगे पाचन। इनकी क्रिया होगी किसकी? पाचन की। तो किसका पाचन करेंगे? देखिए ध्यान से। तो ये करते हैं पाचन। किसका पाचन? तो माल्टोज का पाचन। माल्टोज को ये तोड़ देते हैं किसमें? ये करते हैं पाचन। और इनके पाचन की क्रिया मैं यहां लिख रहा हूं। माल्टोज को ये पचा देते हैं ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में, 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज में, है ना। तो माल्टोज टूटेगा किसमें? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज में, राइट। फिर यहां पे चलेगी पाचन की क्रिया। ये पाचन की क्रिया ये कराएंगे लैक्टेज। ये किसको तोड़ेंगे? लैक्टोज को। लैक्टोज शुगर है, इसको तोड़ेंगे तो ग्लूकोज में टूटेगा, प्लस ग्लूकोज का ही एक भाई है गैलेक्टोज, गैलेक्टोज में टूटेगा। सुक्रेज तोड़ेगा, पाचन करेगा किसका? सुक्रोज का। तो ये सुक्रोज को पचाएगा और फिर ये टूटेगा ग्लूकोज में और प्लस फ्रुक्टोज में। फ्रुक्टोज, ये पाचन की क्रिया किसकी हो गई? सुक्रोज की। पेप्टाइडेज भी पाचन करेगा किसका? याद करो, प्रोटीन के पाचन से बना था पॉलीपेप्टाइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स, और उसको तोड़ देगा ये अंतिम रूप में अमीनो एसिड में। किस में तोड़ देगा? अमीनो एसिड में। और न्यूक्लियोटाइडेज का काम है, आप इसमें पूरा मत लिखिए, सीधा लिखिए डीएनए एवं आरएनए का पाचन। आरएनए का पाचन, उसको नाइट्रोजन क्षार वगैरह में तोड़ ताड़ के खत्म कर देगा, जिससे बना था उसी में तोड़ देगा, राइट। तो ये कहानी है, ठीक है। तो माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज, पेप्टाइडेज, न्यूक्लियोटाइडेज, ये सब के सब एंजाइम है। नाम बहुत इजी है। माल्टेज काम करता है माल्टोज पे। माल्टोज शर्करा है, और माल्टोज जब टूटता है तो बनता है ग्लूकोज और ग्लूकोज में। आप ये भी कह सकते हैं कि 2 अणु जब ग्लूकोज के मिलते हैं तो माल्टोज बनते हैं। एक माल्टोज टूटता है तो 2 अणु ग्लूकोज के बनते हैं। बात एक ही है ना। इसलिए माल्टोज कहाँ से मिलता है? देखा आपने पढ़ा था पहले कि अगर हमने ये देखा था कि अगर हम रोटी खाते हैं तो स्टार्च है, स्टार्च के ऊपर एमाइलेज एक्ट करेगा। स्टार्च के ऊपर जब एमाइलेज एक्ट करेगा तो वो माल्टोज में बदलेगा, और माल्टोज को जब माल्टेज तोड़ेगा तो अल्टीमेटली क्या हमें मिलेगा? ग्लूकोज मिल जाएगा। और एक बार ग्लूकोज मिल गया तो बात खत्म हो गई। क्योंकि ईंधन के रूप में हमें क्या चाहिए? ग्लूकोज चाहिए। ईंधन के रूप में हमें क्या चाहिए? हमें फ्रुक्टोज चाहिए। तो बस ये कहिए कि शुगर की या शर्करा की या कार्बोहाइड्रेट की या स्टार्च की पाचन की प्रक्रिया पूरी हो गई, है ना। तो माल्टोज किससे मिला था? स्टार्च से। स्टार्च किससे मिला था? अनाज से। तो अनाजों की शर्करा, इसको कहते हैं सीरियल शुगर। अनाजों की शर्करा किसको? माल्टोज को। तो जहां माल्टोज लिखा है वहीं पे लिखेंगे सीरियल शुगर। अनाज, सीरियल मतलब क्या होता है? अनाज। रोटी, चावल यानी कि गेहूं, राइस, इन सब के अंदर स्टार्च होगा जो टूटने के बाद माल्टोज में कन्वर्ट होगा। लैक्टोज जो है इसको कहते हैं मिल्क शुगर, दूध का प्राकृतिक मिठास, मिल्क शुगर। तो दूध की प्राकृतिक मिठास जो है वो लैक्टोज है, और लैक्टोज के कारण है। तो कभी आप दूध पीते हैं, चीनी ना भी डालें और फ्रेश अगर दूध पिए तो हल्का मिठास लगती है उसमें, और वही है लैक्टोज। और लैक्टोज जब टूटता है तो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में, गैलेक्टोज भी ग्लूकोज का ही एक समरूप है, इससे भी हमें ऊर्जा मिलेगी। सुक्रोज को कहते हैं केन शुगर। घर में जो चीनी है ना,
वो चीनी सुक्रोज है। आप चाहें तो आज से अपने घर के अंदर पाए जाने वाले शुगर को सुक्रोज कहना शुरू कर सकते हैं। तो दैट इज सुक्रोज। घर में जाइएगा आप, और फिर जो आप घर में ही हैं बेसिकली, जो लोग घर में हैं या घर जब जाएंगे तो अभी पापा से या मम्मी से बोलिएगा कि दूध में लैक्टोज तो है ही, लेकिन लैक्टोज की मात्रा बहुत कम होने के चलते दूध इतना मीठा नहीं है। तो एक काम करिए, इस दूध में थोड़ी सुक्रोज भी मिला दीजिए ताकि दूध के अंदर शुगर की मात्रा बढ़ जाए और फिर इसका स्वाद भी बेहतर लगे। आप कह सकते हैं, है ना। साइंटिफिकली बात करेंगे, मम्मी पापा पे इंप्रेशन ये पड़ेगा कि क्या बात है, बेटा या बेटी पढ़ लिख के तो इतना आगे बढ़ चुका है कि अब तो बिल्कुल वैज्ञानिक भाषाओं में बात कर रहा है ना। तो सुक्रोज इज केन शुगर, और सुक्रोज जब टूटता है तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। लेकिन आप मिलाएंगे कि माल्टोज का स्वाद सामान्य मीठा, लैक्टोज का स्वाद भी सामान्य मीठा, लेकिन सुक्रोज यानी चीनी के दाने का स्वाद खूब मीठा, बहुत मीठा होता है ना। तो बहुत मीठा इसलिए होता है क्योंकि इसके पास होता है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज, तो फ्रुक्टोज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यानी फ्रुक्टोज की बात करें तो आप कह सकते हैं कि ये सर्वाधिक मीठा शुगर है। तो फ्रक्टोज क्या है? सर्वाधिक मीठी शर्करा, सर्वाधिक मीठी शर्करा, है ना। सबसे अधिक मीठी शर्करा जो है वो फ्रुक्टोज है। इसलिए शुगर यानी कि घर के अंदर का शुगर बहुत ज़्यादा मीठा होता है एज कंपेयर टू लैक्टोज एंड माल्टोज, है ना। ठीक है, तो कुछ बातों को मैंने इसी में लिख दिया। और फिर आप देखिए पेप्टाइडेज, प्रोटीन पचा था पॉलीपेप्टाइड्स में, और पॉलीपेप्टाइड्स अब कन्वर्ट हो गया किस में? अमाइनो एसिड में, अमीनो अम्ल में। बात खत्म हो गई इसकी भी, है ना। और वसा का पाचन तो हो ही चुका था, और डीएनए आरएनए भी हम खा ही लेते हैं क्योंकि कोशिकाओं को हम खाते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड नॉनवेज में। तो डीएनए आरएनए का पाचन कौन करा देगा? न्यूक्लियोटाइडेज। अब मतलब ये है कि पाचन की प्रक्रिया पूरी तरीके से समाप्त, है ना, पूरी तरीके से समाप्त। राइट, क्लियर है। तो यहां पे कुछ चीजों को आप समझेंगे, और समझा आपने कि सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? फ्रुक्टोज। शहद जो होता है ना वो चीनी से ज्यादा मीठा होता है, पता है आपको? शहद चीनी से ज्यादा मीठा होता है क्योंकि शहद में फ्रुक्टोज की मात्रा चीनी से अधिक होती है। चीनी में 50% ग्लूकोज है, 50% फ्रुक्टोज है, जबकि शहद में फ्रुक्टोज की मात्रा 80% तक हो सकती है। तो इसलिए शहद जो होगा इट विल बी स्वीटर देन शुगर बिकॉज इट हैज गॉट मोर एंड मोर फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज शब्द कहां से आया? फ्रूट से। तो फलों की मिठास के पीछे का कारक कौन है? फ्रुक्टोज है। अंगूर मीठे हैं फ्रुक्टोज के चलते, आम मीठा है, फ्रुक्टोज की मात्रा है। तो फ्रूट्स में फ्रुक्टोज होता है, और फ्रुक्टोज को हम फ्रूट के थ्रू कंज्यूम करें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फ्रुक्टोज हम बाहर से जब खाते हैं चीनी के रूप में तो उससे परेशानी है ना। अब इस बात को आप समझ पा रहे हैं कि यहां तक आते आते पाचन की क्रिया अंतिम रूप से पूरी हो गई। नाउ इट इज डन। अब जब पाचन की क्रिया पूरी हो गई तो अब इन सभी पोषक तत्वों का अवशोषण होगा। अमीनो अम्ल चाहिए ब्लड को, और ब्लड पहुंचाएगा तमाम कोशिकाओं को। ग्लूकोज आंतों से निकल के जाएगा ब्लड में, और ब्लड से घूमता हुआ पहुंचेगा तमाम कोशिकाओं में, क्योंकि आपने कोशिका में पढ़ा था कि संपूर्ण जीवों का निर्माण कोशिकाओं से हुआ है। हमारे द्वारा किए गए कार्य वस्तुतः कोशिकाओं के द्वारा किए गए कार्य हैं। तो कुल मिला के बात यह हो गई कि हमें ये सारे पोषक तत्व पहुंचाने हैं कोशिका में। पोषक तत्व रिलीज होता है, पोषक तत्व मुक्त होता है पाचन की प्रक्रिया के उपरांत, और ये क्रिया होती है इलियम में पूरी। तो इलियम से अब इन खाद्य पदार्थों का अवशोषण होगा रक्त में, और रक्त घुमा घुमा के पहुंचा देगा तमाम कोशिकाओं में। इलियम की लंबाई सबसे अधिक इसलिए है कि पाचन भी हो इसमें, और अंतिम तौर पे पाचन की प्रक्रिया हो तो थोड़ी लंबी चलेगी, और एक बार पाचन हो जाए तो फिर इसी इलियम में अवशोषण की क्रिया भी चले, है ना। तो लिख सकते हैं एक और पॉइंट, और लिखें पाचन के उपरांत
पोषक तत्वों का अवशोषण, पोषक तत्वों का अवशोषण, पोषक तत्वों का अवशोषण इलियम में होता है, इलियम में होता है, इलियम में होता है। तो इलियम के साथ बहुत क्लियर कट बातें हैं। पहली बात, इलियम हमारे आंतों का सबसे लंबा भाग, इलियम में सर्वाधिक पाचन, इलियम में अंतिम दौर का पाचन, इलियम में सबसे अधिक अवशोषण। और अवशोषण के लिए ही, जैसे अभिषेक पूछ रहे हैं, अवशोषण के लिए ही इलियम की दीवारों में एक बहुत संरचना पाई जाती है उंगली की जैसी, जो सरफेस एरिया बढ़ा देता है, उसको कहते हैं बिलाई। नहीं जानना है, हमें उसकी आवश्यकता नहीं है ना। तो भाई इलियम की बात अगर हम करें तो देखो, सर्वाधिक लंबा, फिर उसके बाद सर्वाधिक पाचन, अंतिम पाचन, किसमें? मानव में, यानी कि पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है ना। और फिर सर्वाधिक अवशोषण, सर्वाधिक अवशोषण, सबसे अधिक अवशोषण भी यही। तो इलियम के पास ये सारी खूबियां हैं, ठीक है। डीएनए आरएनए पच जाएंगे, और डीएनए आरएनए बने किससे थे? डीएनए आरएनए बना था राइबोज शुगर से, फॉस्फेट ग्रुप से और नाइट्रोजन क्षार से, उसमें टूट जाएगा। तो न्यूक्लियोटाइडेज डीएनए आरएनए को तोड़ देगा उन संदर्भों में, उन चीजों में जिससे वो बना था। हो गई बात खत्म, है ना। तो ये पाचन की प्रक्रिया हमारे बॉडी में पूरी। लेकिन आपको याद होगा कि सीकम नाम की भी एक अंग होती है। अब इसके बाद कहानी शुरू होगी किसकी? बड़ी आंत की। तो बड़ी आंत की बात करते हैं, और बड़ी आंत का सबसे पहला भाग है जिसका नाम है सीकम। तो नेक्स्ट स्टोरी है सीकम की। सीकम, बड़ी आंत। तो सीकम या बड़ी आंत की कहानी, और बड़ी आंत का पहला भाग सीकम है ना। और सीकम जो होता है वो, इसके साथ एक अजीब सी बात है कि ये सिर्फ और सिर्फ जानवरों में और मवेशियों में, शाकाहारी जंतुओं में, जानवरों में ये सक्रिय होता है, हमारे बॉडी में ये निष्क्रिय होता है। तो सीकम के बारे में एक पॉइंट यहीं लिखेंगे कि शाकाहारी जंतुओं एवं मवेशियों में, मवेशियां सक्रिय, यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि सिर्फ शाकाहारी जंतुओं और जानवरों में और गाय बकरी जैसे मवेशियों में सक्रिय होता है, हमारे बॉडी में सीकम सक्रिय नहीं होता। तो हमारे बॉडी में सीकम सक्रिय नहीं होता तो उसको भी लिख लेंगे। और यहां हमने एक लाइन खींच के ऐसे लिखी कि भाई मानव में निष्क्रिय या अवशेषी अंग, वेस्टिजियल ऑर्गन। तो ऐसे अंग जो हमारे बॉडी में तो हैं लेकिन निष्क्रिय हैं, उनको हम अवशेषी अंग कहते हैं या वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। क्या कहेंगे आप? अवशेषी अंग या वेस्टिजियल ऑर्गन कहेंगे। और उसका नाम भी है, और उसका नाम है अपेंडिक्स। क्या कहते हैं? हमने नाम क्या दिया? अपेंडिक्स। आई एम श्योर कि आप सबने अपेंडिक्स का नाम सुना ही होगा। हमारे बॉडी में अपेंडिक्स है ना। तो बहुत क्लैरिटी के साथ इस बात को ध्यान में रखिए कि सीकम जो बड़ी आंत का पहला भाग है वो शाकाहारी जानवरों में, जंतुओं में, मवेशियों में सक्रिय भूमिका में है। पाचन में मददगार है, पाचन में कुछ काम तो करता है ये, लेकिन
साथ में एक और बात समझनी है कि हमारे बॉडी में ये निष्क्रिय है, और निष्क्रिय है मतलब कि है तो बॉडी में लेकिन कोई काम नहीं करता। ऐसे अंग जो हमारे बॉडी में हो लेकिन काम नहीं करते हो, इसका मतलब ये है कि ऐसे अंग कभी काम करते थे लेकिन अब नहीं करते। ये अवशेष हैं, ये विकास क्रम के अवशेष हैं। यानी कि जब हम जानवरों की तरह अपना जीवन जीते थे तब ये अंग काम करते थे, अब नहीं करते। सो दैट इज़ नथिंग बट वेस्टिजियल ऑर्गन। हम लोग बात करेंगे इसको लेकर। तो ये अवशेषी अंग के रूप में है, वेस्टिजियल ऑर्गन के रूप में है, जिनका नाम हमने दिया अपेंडिक्स। हम अपने बॉडी में सीकम नहीं कहते। अब सवाल ये है कि अगर सीकम काम करता है हमारे बॉडी में, यानी कि जानवरों की बॉडी में, तो क्या काम करता है, इनके कार्य क्या हैं? तो ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि इनके जो कार्य हैं, इनका जो कार्य है वो है सेलुलोज का पाचन। सेलुलोज का पाचन, ध्यान से देखिए। सेलुलोज कहाँ मिलेगा? तो ये जो जानवर शाकाहारी होते हैं, ये हमारी तरह चुनकर अनाज नहीं खाते, हमारी तरह चुन के ये फल नहीं खाते, हमारी तरह फलों को छील कर नहीं खाते, बल्कि इनका मुख्य आहार है पत्ते। इनका मुख्य आहार है पूरी टहनी चबा जाना। इनका मुख्य आहार है पूरा पौधा चबा जाना। इनका मुख्य आहार है कि अगर फल खा भी रहे हैं तो वो छिलके के साथ खाएंगे। और आप जानते हैं कि फलों में फ्रुक्टोज होगा, हमें मिलेगा ऊर्जा के रूप में, ईंधन के रूप में। दाने में यानी कि ग्रेन्स में, जिसको अनाज कहते हैं, उसके अंदर हमें मिल जाएगा स्टार्च। लेकिन जब आप पत्ते खाएंगे, यानी कि जब जानवर सिर्फ पत्ते, घास, फूस खाता है, तो स्टार्च की मात्रा तो बड़ी कम होती है। और आप जानते हैं कि इन पत्तों के कोशिका की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। तो इनके आहार के, बकरी के, गाय के आहार के सबसे बड़े घटक जो होते हैं वो होता है सेलुलोज। तभी तो एक नॉर्मल प्रैक्टिस आपने देखी होगी कि हम एक सामान्य घर में, जब भारत के पुराने परंपरा में जब हम घर बनाते थे और रहते थे, तो नेचर के साथ हम तारतम्यता बिठा के रखते थे। घर में हम खेतों से सामान लाते थे, अपने ही खेत हुआ करते थे, या फिर बाजार में गए, खेतों से ताज़ा सामान जो निकला उसको हम फल सब्जियों के रूप में लेके आए, उसको हमने खाया। लेकिन उसके छिलके को, उसके भूसे को हमने अपने ही घर में एक पाली हुई गाय है, बकरी है, भैंस है, हमने उसको खिला दिया। हम जो पचा सकते हैं हमने ले ली, और वो जो पचा सकते हैं उनको दे दी। दोनों का काम चल गया। तो इसका मतलब ये है कि इन गाय में, बकरी में, भैंस में सीकम है, अपेंडिक्स हमारे बॉडी में है। इसीलिए ये सीकम की सहायता से सेलुलोज का पाचन कर पाते हैं। सेलुलोज कहाँ मिलेगा? पत्ते में, टहनियों में, भूसे में, घास में, है ना। तो ये कहानी है। अब सवाल है कि सेलुलोज का पाचन होता कैसे है? तो सेलुलोज का पाचन ये सीकम खुद नहीं कर पाते। सेलुलोज का पाचन सीकम में उपस्थित सहजीवी जीवाणु के द्वारा होता है ना। तो ध्यान दीजिएगा, सीकम एक पाउच है। सीकम एक पाउच जैसी संरचना है। उस पाउच जैसी संरचना के अंदर बहुत सारे सहजीवी सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होंगे, सहजीवी जीवाणु होंगे, और ये सहजीवी जीवाणु इसी जानवरों के सीकम में रहेंगे, रहने के लिए उनको स्थान मिलेगा, और बदले में ये सेलुलोज का पाचन करेंगे। तो सेलुलोज का पाचन किसके द्वारा? तो यहां लिखेंगे सीकम में उपस्थित सहजीवी जीवाणुओं के द्वारा, सहजीवी जीवाणुओं के द्वारा। तो सीकम में उपस्थित सहजीवी जीवाणुओं के द्वारा, है ना। तो ये सीकम में उपस्थित सहजीवी जीवाणुओं के द्वारा होगा। यू गेट इट? अब इस पूरे प्रोसेस को समझेंगे हम। तो सीकम की संरचना कैसी है, पहले इस बात को देखते हैं। देखिए, इसी बोर्ड पे सारी बातें हम लिख लेंगे। तो सीकम की संरचना के बारे में मैं बताऊं आपको कि जैसे ये छोटी आंत है ना, ये छोटी आंत है, और यहां से ये बड़ी आंत है। तो यहीं पे एक पाउच जैसी संरचना है, और इसी पाउच जैसी संरचना को हम कहेंगे कि ये सीकम की संरचना है। तो ये जो संरचना बनी है ना, ये संरचना जो बनी, जिसको मैं थोड़ा
ये सीकम है, सीकम है। और इस सीकम में आपको क्या मिलेगा? इस सीकम के अंदर आपको मिलेंगे बहुत सारे सहजीवी जीवाणु। तो इसमें है सहजीवी जीवाणु, ठीक है, दिख रहा है आपको? और ये सहजीवी जीवाणु जो सीकम में रहते हैं, छोटी आंत बड़ी आंत के जंक्शन पे ही सीकम है, तो मैं यहां लिख भी दूं, ये बड़ी आंत का भाग है और ये छोटी आंत है, और इसी के जंक्शन पे बड़ी आंत का ही एक पाउच जैसी संरचना है जिसको कहते हैं हम सीकम। और ये सहजीवी जीवाणु क्या करता है, इस बात को समझिए। ये सहजीवी जीवाणु एक एंजाइम निकालता है, और एंजाइम से क्या करता है? सेलुलोज का पाचन होगा, सेलुलोज का पाचन होगा, है ना? किसके द्वारा? एक एंजाइम जो मैं लिख रहा हूं यहां पे, ध्यान से देखिएगा, सेलुलेज एंजाइम। अभी पढ़ा था ना, जिस भी नाम के पीछे ASE लग जाता है उस एंजाइम कहते हैं। और सेलुलोज का जब पाचन होगा तो ये बनाएगा क्या? इससे ग्लूकोज, ग्लूकोज। राइट? तो बोर्ड पे जो बातें लिखी हैं क्लियर कट है। आप किसी बात को इनडायरेक्टली पूछेंगे तो नहीं बताऊंगा मैं। अगर आप ढंग से नहीं सुनते हैं तो आपकी दिक्कत है। जब यहां लिखा है कि शाकाहारी जंतुओं में और मवेशियों में, बात खत्म हो गई। अब आप पूछेंगे मांसाहारी में, तो ये पढ़ने का तरीका नहीं है ना? इसका मतलब है कि आप या तो पढ़ाई को मजाक समझते हैं या टीचर के द्वारा कही गई बातों पे भरोसा ही नहीं है आपको। तो टाइम वेस्ट मत करो, फिर ऑफलाइन में आ जाना दूसरे बैच में, है ना? छोड़ दो ऑनलाइन, क्लियर कट, है ना? तो जो बता रहा हूं उसको पढ़ो। इतना समय मेरे पास भी नहीं है और ना ही आपके पास होना चाहिए कि एक एक बात की हम पुनर्स्थापना करें आपके हिसाब से। आप चाहे 1000 प्रश्न पूछ लो, जवाब मैं उन्हीं प्रश्नों का दूंगा जो जरूरी है ना? और नहीं तो क्लास के बाद आके मिलिए, क्लास के बाद आइए, और जहां पहले आते थे वहीं आ जाइए, मैं बैठूंगा, मिलेंगे। ठीक है? तो पहले इस बात को समझना अच्छे से कि ये पूरी की पूरी कहानी जो है, ये पूरी की पूरी कहानी जो हमने अभी डिस्कस की, ये पूरी कहानी कहां पे चल रही है? ये पूरी कहानी चल रही है मवेशियों में। हमारे बॉडी में तो ये लाल वाली बात खत्म हो गई, वेस्टिजियल ऑर्गन है। मैंने अभी भी बताया कि जानवरों में बड़ी समस्या ये है कि वो पूरे पौधे, पत्ते, घास फूस सब खाते हैं। उनके अंदर सेलुलोज का इंटेक सबसे अधिक होता है। सेलुलोज को पचाकर वो अपने लिए ऊर्जा या ईंधन की प्राप्ति करते हैं जिसका नाम ग्लूकोज है, लेकिन वो भी सेलुलोज को नहीं पचा सकते। क्या मवेशियों में सेलुलोज को पचाने की क्षमता है? नहीं है। सेलुलोज को पचाने की क्षमता सिर्फ एक ही चीज में है, और वो है सहजीवी जीवाणु। सहजीवी जीवाणुओं में सेलुलोज को पचाने की क्षमता है। और सहजीवी जीवाणु सेलुलोज को कैसे पचाते हैं? वो पचाते हैं एक एंजाइम निकाल के जिसका नाम है सेलुलेज। तो सहजीवी इसलिए क्योंकि उनको रहने के लिए स्थान मिल गया, बदले में सेलुलोज को पचा दिया, ग्लूकोज मिला, ग्लूकोज थोड़ा जीवाणु को मिला, और ज्यादातर भाग किसको मिल गया? वो मिल गया मवेशी को। मानव में यह अवशेषी क्यों है? कारण यह है कि मानव ने जब खेती बाड़ी सीख ली, जब मानव मानव के रूप में विकसित हुआ, तो मानव भी तो जानवरों से ही विकसित हुआ है। तो मानव ने अपने फूड हैबिट में बदलाव किए, और बदलाव ये किए कि मानव ने पत्ते वत्ते खाने बंद कर दिए, और हम सदियों तक, हजारों सालों तक पत्तों का सेवन बंद कर दिया हमने। हम फ्रूट्स खाते थे चुनकर, हम अनाज खाते थे निकाल कर, और हमारे बॉडी में सेलुलोज की इंटेक, सेलुलोज की ग्रहण की क्षमता
या आवश्यकता पड़ी ही नहीं। हम सदियों से स्टार्च खा रहे हैं और हमारे बॉडी में स्टार्च के पाचन की प्रणाली ज़्यादा विकसित हो गई, और ये जो सीकम नामक अंग था वो हमारे बॉडी में किसी काम का रहा नहीं, तो उसकी आकार छोटी हो गई, वो निष्क्रिय हो गया, लेकिन आज भी है, अवशेष के रूप में है, जो इस बात को दर्शाता है कि हमारा विकास जो है वो शाकाहारी जंतुओं से यहाँ तक हुआ है ना। तो शाकाहारी जंतुओं से इस स्तर तक हमारा विकास हुआ है। क्लियर है? अब ये भी नहीं है कि अगर आप आज पत्ते खाना शुरू कर देंगे तो अपेंडिक्स आपका काम करने लगेगा, नहीं करेगा, क्योंकि वो एक बार जब अवशेषी हो गया तो दोबारा शुरू नहीं होगा। हमने लाखों साल तक के इतिहास में पत्ते नहीं खाए, खेतीबाड़ी सीख ली, 10,000 BC में खेतीबाड़ी सीख ली थी, और तब से लेकर अब तक, उससे पहले ही हम हंटर एंड गैदरर थे। तो हंटर एंड गैदरर का मतलब क्या था? हम शिकार करके जानवर खाते थे और फ्रूट्स को और अनाजों को इकट्ठा करके रख के और फिर उसको खाते थे। पत्ते चबाने की परंपरा से हम बाहर आ गए थे। जानवर अभी भी उसी में है। अपेंडिक्स बढ़ना, ये सारी समस्या तब होती है जब अपेंडिक्स में संक्रमण होता है। संक्रमण होगी तो सूजन होगी, और सूजन होगी तो अपेंडिक्स का आकार बढ़ जाएगा, और अपेंडिक्स के संक्रमण के बाद अगर अपेंडिक्स फट गया तो संक्रमण पूरे आंतरिक अंगों में फैल जाएगी, जो बड़ी समस्या होगी, इसमें मौत भी हो सकती है। इसलिए अपेंडिक्स को लेकर हम ज़्यादा जो है थोड़े सचेत रहते हैं। वी नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट अपेंडिक्स इन्फेक्शन। उससे तकलीफ हो सकती है ना। राइट। तो क्लियर है? इस डायग्राम में, इस पूरे बोर्ड में भी यही कहानी है ना। तो पालक काम आता है, बिल्कुल है, ठीक है। पालक में विटामिन बी बहुत अच्छे हैं, विटामिन सी की मात्रा है, पालक के अंदर कैल्शियम की मात्रा है, पालक के अंदर फाइबर है, पालक जो है प्रीबायोटिक है। लेकिन पालक से सेलुलोज नहीं मिलेगा, सेलुलोज मिलेगा तो उसको पचा नहीं पाएंगे। तो ऐसा नहीं पालक मत खाइए, खाइए ना पालक, मस्ती में खाइए। आज ही बताइए, पालक मटर पालक बनवाइए, है ना, और बढ़िया से मटर पालक खाइए। लेकिन अच्छी बात ये होती है कि सिर्फ बनाएं और खाएं, ये अच्छी बात नहीं होती। तो बनाइए प्यार से और खिलाइए दोस्तों को भी, है ना। हाँ, अपेंडिक्स को निकाल सकते हैं। अपेंडिक्स तो है ही वेस्टिजियल ऑर्गन। हमारे बॉडी में अपेंडिक्स ऐसे ही बेकार फालतू पड़ा हुआ है। तो डॉक्टर को अगर थोड़ा भी इस बात का संशय रहा कि भाई अपेंडिक्स के संक्रमण हो सकते हैं, तो वो काट के निकाल देते हैं। न रहा अपेंडिक्स, न होगा संक्रमण। तो ये ध्यान रखिएगा। एनीवे, तो ये क्लियर हो गई। हमारे बॉडी में अपेंडिक्स, जानवरों के अंदर, शाकाहारी जानवरों के अंदर सीकम। हो गई बात खत्म। अब आइए आगे। बड़ी आंत का एक और भाग है कोलन, और कोलन में होता है सिर्फ और सिर्फ जल का अवशोषण। तो मान के चलें आप कि आपने अभी तक यही पढ़ा कि खाना जो हमने खाया वो एक एक जगह पर पाचित होते होते इलियम तक पहुंचा। इलियम में पाचन की अंतिम क्रिया हुई, और पाचन की अंतिम क्रिया के उपरांत उस भोजन से सभी पोषक तत्वों को अवशोषित करके रक्त में पहुंचा दिया। रक्त उसको स्वांगीकरण या एसिमिलेशन के द्वारा कोशिकाओं तक पहुंचा देगा। तो अब इलियम में अवशोषण के बाद बच क्या गया? अपाचित भोज्य पदार्थ और उसके साथ खूब सारा पानी। इस अपाचित भोज्य पदार्थ को बॉडी से बाहर निकालना है, क्योंकि हमारे बॉडी में अब किसी काम का है नहीं। और अपाचित भोज्य पदार्थ को बॉडी से बाहर निकालने से पहले हम चाहेंगे कि वो पानी जो हो वो हमें वापस मिल जाए, क्योंकि जल ही जीवन है, इतना जल हम खो नहीं सकते। तो इसीलिए कोलन की यहाँ पे बात होती है। और कोलन का मतलब क्या हुआ? जल का अवशोषण। तो कोलन जल का अवशोषण करेगा और कुछ नहीं करेगा। और फिर रेक्टम, मलाशय, और मलाशय में क्या होगा? अपाचित भोज्य पदार्थ का संग्रहण। अपाचित पदार्थों का
संग्रहण थोड़े समय के लिए, और इसके बाद एनस से इसको बाहर निकाल दिया जाएगा। हो गई बात खत्म। कोई समस्या? मैंने अभी तो बोला अपेंडिक्स के बढ़ने का रीजन है, बढ़ने का मतलब कुछ नहीं होता है, अपेंडिक्स के साथ जो खतरे हैं वो है संक्रमण के। संक्रमण मतलब इन्फेक्शन के, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ये बात हो गई, पाचन तंत्र की कहानी समाप्त। एक टॉपिक पढ़ेंगे हम, क्योंकि अब अपाचित भोज्य पदार्थ का संग्रहण होगा, टाइम टू टाइम इसको एनएस के थ्रू हम बाहर निकाल देंगे। लेकिन एक टॉपिक और पढ़ना है, जब बात छिड़ी है तो टॉपिक पढ़ना है अवशेषी अंग। नोट करके लिखिए, नोट, और लिखें अवशेषी अंग, वेस्टिजियल ऑर्गन्स, वेस्टिजियल ऑर्गन्स, अवशेषी अंग, वेस्टिजियल ऑर्गन्स। और लिखें ऐसे अंग जो हमारे पूर्वजों में सक्रिय थे, ऐसे अंग जो हमारे पूर्वजों में सक्रिय थे, लेकिन हमारे शरीर में निष्क्रिय रूप में, हमारे शरीर में निष्क्रिय रूप में अवशेष की तरह, अवशेष की तरह पाए जाते हैं, अवशेष की तरह पाए जाते हैं, निष्क्रिय रूप में अवशेष की तरह पाए जाते हैं। फुल स्टॉप। ऐसे अंग विकास क्रम के, यानी इवोल्यूशन के, ऐसे अंग विकास क्रम के साक्ष्य हैं, विकास क्रम के साक्ष्य हैं। साक्ष्य का मतलब सबूत है। तो ऐसे अंग की उपस्थिति इस बात को दर्शाती है कि हम जानवरों से मानव बने हैं, क्योंकि जानवरों में जो चीज़ें हैं वो ऑलरेडी सक्रिय थी, हमारे बॉडी में हैं लेकिन निष्क्रिय हैं। तो मतलब यह कि अवशेष के रूप में आगे बढ़ गए, हम विकसित हो गए, अंग साथ में है लेकिन निष्क्रिय हैं, तो अवशेषी अंग। और अवशेषी अंग बहुत सारे हैं। एग्जाम्पल अवशेषी अंग के देखें, बहुत सारे हैं। जैसे कि मैं एग्जाम्पल बताऊं आपको, एग्जाम्पल तो अपेंडिक्स है ना, फिर कनाइन टीथ। कनाइन टीथ कौन से होते हैं? पॉइंटेड टीथ। हमारे दांत में 4 टीथ है जो पॉइंटेड हैं। वैम्पायर का देखा होगा आपने मूवीज में। ये पॉइंटेड टीथ कहाँ होते हैं? कार्निवोर में, मांसाहारी जंतुओं में, बिल्ली में, शेर में, चीता में, डॉग में। हमारे बॉडी में कनाइन की आवश्यकता नहीं है। उनके बॉडी में कनाइन जो थी वो मांस को चीरने फाड़ने के काम आता था। हमारे बॉडी में इस कनाइन टीथ की आवश्यकता नहीं है, फिर भी है। फिर भी है, इसका मतलब क्या है? वेस्टिजियल ऑर्गन है, राइट? ये वेस्टिजियल ऑर्गन है। फिर देखिए विजडम टूथ, विजडम टीथ, जो लास्ट मोलर होता है, मोलर्स, जिसको मोलर टीथ भी कहते हैं, या लास्ट मोलर कह सकते हैं, अंतिम मोलर, जिसको अकलदाढ़ कहते हैं। अकलदाढ़, विजडम टीथ, लास्ट मोलर, जो यहां चीक टीथ जिसको कहते हैं, अंतिम में ऊपर नीचे 4 होते हैं, 2 इधर 2 इधर। और इस टीथ की आवश्यकता है चबाने के लिए, लेकिन हमारे पास चबाने के लिए पर्याप्त है। हम कोई जानवर नहीं कि दिन भर चबाते रहते हैं। जानवरों में चबाने के लिए जो है ना, चीक टीथ या मोलर टीथ बहुत सारे होते हैं। हम तो बस समय समय पे कुछ कुछ खा लेते हैं। यही रीजन है कि मोलर टीथ यानी कि जो विजडम टीथ निकलता है
तो बड़ी दर्द का एहसास होता है। रीज़न है कि जगह तो है नहीं, बची तो है नहीं जगह, फिर भी निकल रहा है। तो आज के डेट में वैज्ञानिक मान चुके हैं कि वो जो है ये वेस्टिजियल ऑर्गन है। फिर आपको पता है कि हमारे पास पूंछ नहीं है लेकिन टेल बोन है, पूंछ की हड्डी है हमारे पास, टेल बोन। तो टेल बोन रीढ़ की हड्डी का अंतिम हिस्सा एक पूंछ के शक्ल में ही है, और पूंछ के शक्ल में पाए जाने वाला ये अंतिम हिस्सा टेल बोन कहलाता है। तो जो सबूत इस बात का है कि टेल कभी था हमें, हम जब लंगूर, बंदर इन सब के समान थे तो पूंछ थी हमारी, अब हमें इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ये कहानी है। तो टेलबोन का उपस्थिति ये सब मानव के अंदर है ना। फिर देखिए हमारा ईयर मसल, बाहर के कान के मसल, बाह्य कर्ण पेशी। तो बाह्य कर्ण पेशी, जानते हैं ना, जानवर जो होते हैं वो अपने कान को हिला लेते हैं, तो जानवर जो होंगे वो कान को हिला लेंगे, दे कैन मूव देयर ईयर, क्योंकि उनके पास मांसपेशियां सक्रिय अवस्था में है। हम अपने कान को नहीं हिला सकते, लेकिन मांसपेशियां फिर भी हैं, निष्क्रिय हैं, अवशेषी हैं। तो हमारे कान के बाहर बाहर की ये सब मांसपेशियां निष्क्रिय हैं, कमज़ोर हैं, काम नहीं करते, लेकिन फिर भी है। तो ये सबूत है, साक्ष्य है ना। इवन लोगों ने तो ये भी कह दिया कि हमारे आपके शरीर पे जो बाल हैं, जो हेयर हैं, बॉडी हेयर, उनकी ज़रूरत नहीं है। बॉडी हेयर जो है ये किसके लिए ज़रूरी था? जानवरों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ठंड से रक्षा होगी उनकी। बताया था पोलर बेयर के बारे में, हवा को फंसा के रखेंगे, है ना, क्योंकि उनके पास स्वेटर बुनने की और किसी सुरक्षित जगह में घर बना के रहने की सुविधा बहुत कम स्तर पे है। हमारे पास तो तमाम सुविधाएं, आग हमने जलाना सीख लिया, शुरू में गुफाओं में रहना शुरू किया, फिर घर बनाने लगे, फिर हम जानवर के छाल से और रेशों से हम अपने लिए कपड़े बनाने लगे। तो ऐसा हज़ारों साल से चलता आया, तो धीरे धीरे करके हमें बॉडी हेयर की आवश्यकता नहीं पड़ी। अब देखिए बॉडी हेयर हमारे पास है तो सही, लेकिन क्या इससे ठंड से रक्षा मिलती है? क्या नहीं, बस है, किसी में ज़्यादा किसी में कम है, न कोई फायदा न कोई नुकसान, निष्क्रिय तौर पे। राहुल कह रहे हैं कि हम अपना कान तो हिला लेते हैं सर जी। हाँ, तो विकास क्रम में थोड़ा आगे बढ़ो राहुल है ना। तो बहुत लोग कान नहीं हिलाते, बल्कि जबड़े को दबा के कान के अंदर हरकत पैदा करते हैं। शुएब अख्तर कह रहे हैं कि शरीर के बाल बॉडी तापमान को बनाए रखने में सहायक हैं। बहुत कम भूमिका रह गई है उसकी, क्योंकि बाल तो इतने दूर दूर हैं कि क्या ही करेंगे आप। और ऐसा भी नहीं है कि आप अपने ही क्षेत्र में देख ले, अपने दोस्तों को और आसपास के लोगों को देख ले, किसी के बाल बड़े ज़्यादा होंगे, किसी के बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो शरीर में तापमान के नियंत्रण के लिए बाल की भूमिका इतनी कम है कि आप उसको वेस्टिजियल ऑर्गन के रूप में मान सकते हैं, है ना। चलिए, तो पाचन की क्रिया पूरी हुई, और साथ में एक टॉपिक हमने और पढ़ लिया, अवशेषी अंग, और कुछ एग्जाम्पल्स देख लिए जो हमें इस बात के बारे में बताते हैं कि हम सब जानवरों से मानव बने हैं, और उसकी सबूत जो है हमारे शरीर में ही मौजूद है। किस रूप में? वेस्टिजियल ऑर्गन के रूप में। तो अब तो तय बात है ना कि हम सब जितने लोग हैं, आशु, जयवीर, सुहैब, राहुल, पुरुषोत्तम, मिथुन, सौरभ, है ना, आकाशपाल, अनमोल, ऋषिकेश, है ना, ये सब के सब जितने लोग हम हैं, रितेश, मैं अपने बारे में कह रहा हूं, हम सब जानवर से इंसान बने हैं। हम बिल्कुल जानवर थे, और आपको यकीन नहीं आता कि हम जानवर थे, तो कभी कभी आईना भी देख लिया करो, है ना। अकेले में जब आईना देखते हो तो देखते हो ना, अकेले में जब इंसान आईना देखता है, तरह तरह के मुंह बना बना के देखता है, मुंह खोल के, दांत ऐसे दिखा के, ये सब जानवर वाला हरकत करते हैं हम अकेले में, है ना। जो इस बात का सबूत है कि नहीं, हम तो जानवर थे, हैं और रहेंगे। बस ये है कि हमारे बॉडी में हमारे व्यवहार, हमारे वातावरण, हमारे खान पान के अनुरूप बदलाव हुए, और कई सारे ऐसे अंग जो जानवरों में सक्रिय थे
हमारे बॉडी में निष्क्रिय और अवशेषी बन गए। दीपक कह रहे हैं कि हमारा भी नाम लीजिए। दीपक, मैं तुम्हारा नाम नहीं लूंगा, है ना। तो दीपक का नाम बिल्कुल नहीं लूंगा मैं। एनीवे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक की शुरुआत करते हैं। जो अगला टॉपिक हमारा वो है प्रकाश संश्लेषण, है ना। तो मानव के अंदर तो हमने ये बात पढ़ ली कि पाचन की क्रिया कैसे होगी, हमें पोषण कैसे मिलेगा। लेकिन सवाल यह है कि इस धरती पे सिर्फ मानव और जानवर थोड़े ना है। इस धरती पे मानव और जानवर के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और प्लांट्स तो बहुत ज़्यादा चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लांट की बात हम करते हैं और प्लांट्स के स्तर पे भी हम देखेंगे, है ना। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, इस फोटो को देख रहे हैं आप। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, इन तीनों की आवश्यकता पड़ती है। प्लांट इन तीनों को लेता है और फिर प्लांट बनाता है क्या, शुगर, ग्लूकोज बनाता है ना, स्टार्च बनाता है, और प्रति उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन को मुक्त करता है। तो लेता है कार्बन डाइऑक्साइड, देता है ग्लूकोज, लेता है पानी, देता है शुगर, और ये सारा काम होगा सनलाइट के प्रेजेंस में, है ना। अब देखिए आगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस में हम पढ़ रहे हैं एक इक्वेशन, बचपन में पढ़ा है, 6CO2 + 6H2O, साथ में सनलाइट की आवश्यकता पड़ेगी। और सनलाइट को कौन उठाएगा, क्लोरोफिल, आपने पढ़ा है क्लोरोफिल, पर्णहरित, और बनाएगा C6H12O6 जो ग्लूकोज है, + 6O2 के रूप में यह एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगा। ये जो इक्वेशन आपने लिखा, बचपन से आप लिखते आ रहे हैं, दैट इक्वेशन इज योर फोटोसिंथेसिस। तो पहले तो लिख लीजिए। है ना। तो पहले इक्वेशन लिखिए, फिर मैं आगे की बात करता हूं। और ये इक्वेशन ऐसी बात नहीं है कि आप पहली बार लिख रहे हैं। आप सब ऐसे इक्वेशन को पता नहीं हजारों बार लिखे होंगे अब तक जीवन में। बस वही है कि अब तक जो पढ़ा उसकी पुनरावृत्ति करने की कोशिश हम कर रहे हैं। अब इसमें देखिए ध्यान से, आप इक्वेशन को अपने देखिए, आप लिख लिया आपने। अब देखिए इस इक्वेशन में जो इनपुट है प्लांट को, जो चाहिए वो चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी इस इक्वेशन में रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल मतलब कच्चा पदार्थ। और सूर्य की रोशनी को पकड़ कौन रहा है, क्लोरोफिल पकड़ रहा है। और सूर्य की रोशनी को एक बार क्लोरोफिल ने पकड़ लिया तो उसी ऊर्जा के सहयोग से ये बना रहा है ग्लूकोज, और ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन को मुक्त कर दे रहा है। उसी ऑक्सीजन को हम प्राणवायु कहते हैं, और उसी ऑक्सीजन को हम सांस के रूप में लेते हैं। इसलिए प्लांट की महत्ता हम बहुत ज़्यादा और बड़े ही इंपॉर्टेंट रूप में देखते हैं। इन्वायरमेंट में पढ़ा होगा आपने कि इसी के कारण हम प्लांट को कहते हैं लगाओ, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को ये कम करने में सहायक होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो है इस इक्वेशन में हमें लिखना है, ये जो दोनों हैं ये है सरल अकार्बनिक पदार्थ, सरल अकार्बनिक पदार्थ, है ना, जिसको आप कहेंगे अभिकारक, रिएक्टेंट, है ना। और
इस रिएक्शन के बाद जो ये बना, ये क्या है? ग्लूकोज है। तो दिस इज ग्लूकोज, और ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ किस में? स्टार्च में, और स्टार्च कन्वर्ट हो गया किस में? ये हो गया कार्बनिक, जटिल कार्बनिक पदार्थ। ये जटिल कार्बनिक पदार्थ है। सिर्फ कार्बन होने से कार्बनिक नहीं होता, कार्बन के साथ हाइड्रोजन हो, हाइड्रोकार्बन हो, तब कार्बनिक होता है ना? और इसी जटिल कार्बनिक पदार्थ को हम कहते हैं कि उत्पाद है, इसमें ऊर्जा की मान अधिक होगी। और ये जो है, ये बना प्रत्युत्पाद। ये जो है, ये प्रत्युत्पाद है। तो मेनली बदलाव तो यही हो रहा है। आप देखिए ध्यान से, मेनली बदलाव यही है। तो अगर हम दूसरी भाषा में कहें तो ये जो है, ये दोनों जो है, ये क्या है? अभिकारक है। अभिकारक, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट, अभिकारक या रिएक्टेंट। और ये जो है, ये उत्पाद है या प्रोडक्ट, है ना? और ये जो है, ये है प्रत्युत्पाद या बाई प्रोडक्ट, जो एटमॉस्फेयर में मुक्त कर दिया जाएगा। तो पहले तो इस इक्वेशन को लिख लीजिए और समझ लीजिए कि हो क्या रहा है। तो प्लांट को प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 चाहिए ही चाहिए, और मजेदार बात यह है कि प्लांट को ऑक्सीजन भी चाहिए। अभी हम उस गुत्थी पे आएंगे, फिलहाल जो पढ़ रहे हैं उस पर फोकस कीजिए। है ना? तो अभिकारक, उत्पाद, प्रत्युत्पाद। अभिकारक क्या है? सरल कार्बनिक पदार्थ है जिसमें ऊर्जा का मान कम है। तो यहां पे भी हम लिखेंगे एक पॉइंट कि इसमें ऊर्जा की मांग, ऊर्जा का मान क्या है? कम है। और जटिल कार्बनिक पदार्थ बना, इसमें ऊर्जा का मान जो है वो अधिक है। हम जो खाना खाना चाहते हैं उसमें ऊर्जा के मान अधिक होने चाहिए, तो ऊर्जा के मान अधिक है ना? लिख लिया आपने? अब आप लिखेंगे और लिखें, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पादप सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, मैंने पूरा सेंटेंस बोल रहा हूं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पादप यानी प्लांट सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, डैश दीजिए, डैश, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में डैश, और डैश के बाद हमें लिखना है ABC, स्टेटमेंट्स लिखने हैं। पहला तो आपने डैश दिया और फिर उसके नीचे लिखिए ए सरल कार्बनिक पदार्थों को, सरल कार्बनिक पदार्थों को जटिल कार्बनिक पदार्थ में बदलता है। सरल कार्बनिक पदार्थों को जटिल, सरल अकार्बनिक पदार्थों को, सॉरी, सरल अकार्बनिक पदार्थों को जटिल कार्बनिक पदार्थों में बदलता है।
जटिल जटिल कार्बनिक पदार्थों में बदलता है। सरल अकार्बनिक पदार्थों को जटिल कार्बनिक पदार्थों में बदलता है। पहला स्टेटमेंट हो गया। फिर लिखिए बी। क्या लिखेंगे आप? बी। मैं सबको बताऊंगा आपको। बी और लिखिए प्रकाशिकीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा स्वरूप में बदलता है। प्रकाशिकीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा स्वरूप में बदलता है। प्रकाशिकीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा स्वरूप में बदलता है। तो कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, मैं इसको समझाऊंगा। और अब आप फिर लिखिए तीसरा, सी, तीसरा स्टेटमेंट सी। मुक्त ऊर्जा स्वरूप को, फ्री एनर्जी को, मुक्त ऊर्जा स्वरूप को संचित ऊर्जा स्वरूप में बदलता है। मुक्त ऊर्जा स्वरूप को संचित ऊर्जा स्वरूप में बदलता है। यानी कि फ्री एनर्जी को सूर्य की रोशनी जो आ रही है, फ्री एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी में बदलता है। पोटेंशियल एनर्जी में बदलता है। कोई दिक्कत? तो मैं स्टेटमेंट को फिर से कहता हूं। अभी आप देखिए, आप ध्यान से इक्वेशन में आइए। सरल अकार्बनिक पदार्थ को प्लांट ने उठाया जिसमें ऊर्जा की मान कम थी, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से उसको बदल किस में दिया? जटिल कार्बनिक पदार्थ में, जिसमें ऊर्जा की मात्रा ज्यादा है। ये जो ऊर्जा आई, ये पहला स्टेटमेंट क्लियर हो रहा है। दूसरा स्टेटमेंट कि यह सूर्य की ऊर्जा को, यानी कि प्रकाशिकीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल दिया। यानी प्रकाश की ऊर्जा को उठाया और ग्लूकोज के अंदर निहित कर दिया। ग्लूकोज के अंदर की निहित ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा है, सूर्य प्रकाश की ऊर्जा प्रकाशिकीय ऊर्जा है। तीसरा स्टेटमेंट, प्रकाशिकीय ऊर्जा मुक्त ऊर्जा स्वरूप है, मुक्त रूप से हमारे तक पहुंच रही है। प्रकाशिकीय ऊर्जा जो है काइनेटिक एनर्जी भी है, क्योंकि फोटोन की प्रवाह को हम काइनेटिक एनर्जी कह सकते हैं। आगे पढ़ेंगे हम लोग फोटोन्स। तो अभी फिलहाल मुक्त ऊर्जा स्वरूप को संचित ऊर्जा स्वरूप में, ऊर्जा संचित है, स्टार्च के रूप में भोजन संग्रहित होता है। पढ़ा था आपने, प्लांट में रिजर्व फूड क्या होता है? प्लांट के अंदर संचित भोजन क्या है? स्टार्च है। और भोजन संचित है मतलब ऊर्जा संचित है, और ऊर्जा संचित है तो वो पोटेंशियल एनर्जी है। कोई भी ऊर्जा का स्वरूप फिजिक्स के हिसाब से संचित स्वरूप में हो, जिसका इस्तेमाल अभी नहीं हो रहा हो, तो उसको हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो फ्री एनर्जी ऑफ लाइट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान दीजिएगा, होगा क्वेश्चन प्रकाश संश्लेषण का, लेकिन फिजिक्स के ऑप्शन से भी इसको टेस्ट किया जा सकता है। ठीक है, अब आइए। तो ये प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा हमने डिस्कस की, लेकिन ध्यान दीजिएगा, प्रकाश संश्लेषण पे परिभाषा रटने की जरूरत नहीं है, पॉइंट समझने की आवश्यकता है। और पॉइंट तभी समझेंगे जब स्टेटमेंट को अच्छे से समझ पाएंगे, है ना। अब आइए, प्रकाश संश्लेषण के भी स्टेप्स हैं, तो लिखेंगे प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण के चरण। स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के चरण।
है ना। तो अभी हमने फिर से इक्वेशन लिखना है, फिर से इक्वेशन लिखेंगे, और इक्वेशन था 6CO2, इक्वेशन जो था वो था 6CO2, मैं फिर से लिख रहा हूँ 6CO2 प्लस 6H2O, फिर यहाँ पे सनलाइट की बात थी हमारी, और यहाँ पे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल की बात थी, फिर हमें मिला C6H12O6 प्लस हमें मिला 6O2। ये वाली हमने रिएक्शन लिखी थी, हम डिटेल में नहीं जाएंगे, बहुत डिटेल में रिएक्शन लिख चुके हैं। मैं यहाँ पे कहना ये चाहता हूँ कि ये पूरी प्रक्रिया जो एक लाइन में पढ़ रहे हैं आप, इसको दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। इसके अंदर दो भाग हैं, और वो दो भाग कौन कौन से हैं? तो वो जो दो भाग हैं वो है, मैं यहाँ पे देखिए विभाजित कर रहा हूँ इसको, और वो दो भाग हैं जो यहाँ से मैंने विभाजित किया, और एक को कहेंगे हम लाइट रिएक्शन। क्या कहेंगे? लाइट रिएक्शन। हिंदी में कहेंगे प्रकाशकीय अभिक्रिया, प्रकाशकीय अभिक्रिया। तो लाइट रिएक्शन या प्रकाशकीय अभिक्रिया। दूसरे भाग को कहेंगे हम डार्क रिएक्शन। क्या कहेंगे आप? डार्क रिएक्शन, और इसको कहेंगे अप्रकाशकीय अभिक्रिया, अप्रकाशकीय अभिक्रिया। है ना। तो लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, यानी पूरे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को दो भागों में बांटा। अब क्या क्या होगा इस बात को देखते हैं। मतलब लाइट रिएक्शन का मतलब यह हुआ कि अभिक्रिया का वह भाग जिसमें प्रकाश की उपस्थिति अनिवार्य है, वो प्रकाश के कारण ही होगा, और अभिक्रिया का वह भाग जिसमें प्रकाश हो या न हो, यह फर्क नहीं पड़े, उसको कहेंगे हम डार्क रिएक्शन। इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि लाइट रिएक्शन दिन में और डार्क रिएक्शन रात में, ये वाली बात नहीं है। प्रकाश संश्लेषण की सभी क्रिया दिन में ही होगी, बस ये है कि अभिक्रिया के एक भाग में प्रकाश की आवश्यकता होगी, दूसरे भाग में प्रकाश की आवश्यकता नहीं होगी, है ना। यू गेट माय पॉइंट? ठीक है। तो अब कौन से भाग कैसे, तो देखिए लाइट रिएक्शन में क्या होता है उस बात को समझते हैं। लाइट रिएक्शन में होगा क्या कि जो पानी था H2O, इसका ये टूटेगा, सनलाइट की ऊर्जा मिलेगी, क्लोरोफिल इस ऊर्जा को लेगा और पानी को तोड़ देगा। पानी टूटेगा H+ में, प्लस इलेक्ट्रॉन में और प्लस ऑक्सीजन में, है ना। तो पानी टूटा किसमें किसमें? H+ में, प्लस इलेक्ट्रॉन में और प्लस ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन हो गया मुक्त, ऑक्सीजन को मुक्त कर दिया हमने यहां पे। तो लाइट रिएक्शन जिसमें प्रकाश की भूमिका हो, देख रहे हैं प्रकाश की भूमिका है, राइट। और प्रकाश की भूमिका है तो H2O को तोड़ दिया गया, और H2O जब टूटेगा तो H+, इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन। बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं, हम कई सारे पानियों को तोड़ रहे हैं, तो ये सारी चीजें, बहुत सारे H+, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन और बहुत सारे ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। ये है लाइट रिएक्शन। पहले लिखिए, लिखें इसको, और लिखने के बाद मुझे एक बात बताइए, और बात ये बताइए कि ये जो ऑक्सीजन मुक्त होता है ये किससे मुक्त होता है? कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन मुक्त होता है या पानी से? क्या दिख रहा है आपको? ऑक्सीजन की प्राप्ति पानी के विघटन से होती है। हम गलत पढ़ लेते हैं इस बात को कई बार
कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन में बदलता है, ये गलत स्टेटमेंट है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में स्टेटमेंट सही ये होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का उपभोग होता है, ऑक्सीजन मुक्त होता है, लेकिन बदलाव नहीं होता, बल्कि ऑक्सीजन जो यहां निकल के बाहर जा रहा है वो तो पानी का ऑक्सीजन है, वो तो पानी से टूट के निकला है। इस बात को ध्यान में रखना है ना? ठीक है। अब देखिए, ये जो लाइट रिएक्शन है उसको हमने मेन रिएक्शन से हटा देना है। जैसे मेन रिएक्शन में से हम क्या क्या काटेंगे, तो देखो पानी का इस्तेमाल हो चुका तो पानी काट दिया, पानी हो गया ना। सनलाइट क्लोरोफिल का इस्तेमाल हो गया, ये भी काट दिया। और ऑक्सीजन भी निकल चुका, ऑक्सीजन को भी काट दिया। हम माइनस कर रहे हैं, हम मुख्य रिएक्शन में से लाइट रिएक्शन को माइनस कर रहे हैं। तो मुख्य रिएक्शन में से लाइट रिएक्शन को माइनस कर दें तो बच क्या गया? जो बच गया वो डार्क रिएक्शन है। जो बच गया वो डार्क रिएक्शन है जिसमें CO2 किस में बदल रहा है? C6H12O6 में बदल रहा है। यही तो बचा हुआ है। तो कार्बन डाइऑक्साइड अब बदल रहा है C6H12O6 में, ग्लूकोज में, स्टार्च में। यह बदलाव हो रहा है ना? लेकिन आप कहेंगे कि यह बदलाव कैसे हो सकता है, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन तो मिल गया, हाइड्रोजन कहां से मिलेगा? तो देखो ध्यान से, तभी तो यहां पे हाइड्रोजन को तोड़ के निकाला था, तो यह हाइड्रोजन यहां से आ गया। ये H+ की प्राप्ति कहां से हो गई? लाइट रिएक्शन से। तो लाइट रिएक्शन ने हाइड्रोजन सप्लाई कर दिया, तभी पानी को उठाया था ताकि हाइड्रोजन मिल जाए। हाइड्रोजन की प्राप्ति करनी थी, और हाइड्रोजन पानी के अलावा और कहां से मिल सकता है? कहीं और से नहीं मिलेगा। तो हाइड्रोजन पानी से मिले ये बहुत जरूरी था, और पानी को उठाया तो मजबूरी में पानी के साथ ऑक्सीजन भी आया, तो हमने ऑक्सीजन को तोड़कर हटा दिया, वायुमंडल में भेज दिया, जो हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है, और हाइड्रोजन को आयन के रूप में रख लिया। अब बॉन्ड्स बनाने के लिए एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी के रूप में ये इलेक्ट्रॉन आएगा, ये एनर्जी या एटीपी के रूप में आएगा। एटीपी क्या है? ऊर्जा का स्वरूप है। तो ये ऊर्जा पहुंचा दिया, ऊर्जा है ना। तो इलेक्ट्रॉन जो था वो एनर्जी के रूप में, ये देखिए एनर्जी के रूप में हमें मिल गया, और H+ जो है वो यहां से यहां तक आ गया। H+ को लेके जाने वाला जो कैरियर है उसका नाम है NADP। NADP है ना, NADP H+ इसमें जुड़ा हुआ है। तो NADP H+ के रूप में H+ आया। NADP एक वाहक है जो लोग लेके गया, मैं बता दूंगा NADP का। अब आप किस बात का सॉरी आशु मीना? मैं तो पढ़ाने में मशगूल हूं, कोई सॉरी वॉरी बोलने की आवश्यकता नहीं है, पढ़िए अच्छे से, है ना। अब मैं चाहता हूं कि आप इन दोनों को अच्छे से पढ़े। ध्यान दीजिएगा, NADP क्या? हाइड्रोजन वाहक है। तो NADP, ये जो NADP है ये हाइड्रोजन का वाहक, और इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का स्वरूप ATP के फॉर्म में। तो आप दोनों रिएक्शन को देखो ध्यान से।
हो गया, देख लिया आपने अच्छे से। तो सबसे पहले आप मेन रिएक्शन को देखिए और मेन रिएक्शन को देखने के बाद आप लाइट रिएक्शन को देखिए। रिएक्शन का वह भाग जिसमें लाइट की भूमिका है और प्रकाशिकीय अभिक्रिया में सिर्फ एक ही काम होता है और वो होता है कि पानी का यानी जल का विघटन और जल के विघटन से हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति होती है। प्रकाश की ऊर्जा इसी विघटन में खर्च होती है, ऑक्सीजन यहीं से मुक्त होकर वायुमंडल में चला जाता है। अगर हम लाइट रिएक्शन के इस भाग को सामान्य पूरे रिएक्शन में से निकाल दें, जो मैंने क्रॉस किया काटा है, तो रिएक्शन का जो भाग बच गया वो बन गया डार्क रिएक्शन। और डार्क रिएक्शन को जब आप डार्क रिएक्शन की तरफ लिख देते हैं तो इसका मतलब ये है कि इस कार्बन डाइऑक्साइड के ग्लूकोज में बदलाव की क्रिया में कहीं भी प्रकाश की सीधी आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि हाइड्रोजन मिल जाए और ऊर्जा मिल जाए। तो हाइड्रोजन कहाँ से मिलेगा? लाइट रिएक्शन ने जल के हाइड्रोजन को जो तोड़कर अलग करके रख लिया था वो वाली हाइड्रोजन वो दे देगा। और उसी समय एक और घटना घटेगी और घटना ये घटेगी कि ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति इलेक्ट्रॉन करेगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊर्जा का स्वरूप ही है। नहीं, हाइड्रोजन बिना सनलाइट के नहीं हो सकता, प्लांट में नहीं हो सकता। होता तो फिर कोई क्या बात थी, अगर होता तो पूरी सृष्टि और प्रकृति अलग होती। तो रोशन कुमार, ऐसा नहीं होगा। हाइड्रोजन यहीं से मिलेगा, प्रकृति के नियम यही बने हैं, हम और आप नहीं बदल सकते। फिर वही कहानी हो जाएगी कि अगर चाची को मूंछ होता तो वो चाचा होता, है ना। तो ऐसे कल्पना की उड़ान इतनी बड़ी ना हो कि विज्ञान जो है वो खतरे में पड़ जाए, है ना। आकाशपाल कह रहे हैं पहली बार इस तरह से फोटोसिंथेसिस पढ़ा है, कभी किसी ने ऐसा पढ़ा ही नहीं। इस तरीके से पढ़ा है मतलब क्या, खराब पढ़ लिया? नैनी पांडे सर कहाँ गए? अरे मैं यहीं हूँ, कहाँ जाऊँगा? बस आप एक सब सिर्फ बोर्ड देख पाते ना, जैसे ही बोर्ड से दाएं और बाएं जाता हूँ मैं तो मैं दिखता नहीं हूँ आपको। अदरवाइज क्लास में मैं बोर्ड से उधर भी चला जाऊँ इधर भी चला जाऊँ तो क्लास में तो आप हर तरफ देख लेते हैं। हूँ यहीं मैं, है ना, बिल्कुल आपके कमरे में। स्क्रीन के उस तरफ आप हो, स्क्रीन के इस तरफ मैं हूँ, है ना। तो ऑनलाइन की यही खास बात है, एकदम आमने सामने, है ना। बस ये है, एक नाइंसाफ़ी इसमें यह है कि आप मुझे देख सकते हो और मैं आप लोगों को नहीं देख सकता हूँ, यही एक थोड़ी सी नाइंसाफ़ी है ना। चलिए, तो मैं बताता हूँ, देखिए ध्यान से एक बार और, कि प्रकाश संश्लेषण की पूरे क्रिया को दो चरणों में बांट सकते हैं। प्रकाशिकीय अभिक्रिया जिसमें प्रकाश की आवश्यकता होगी और उसमें हाइड्रोजन का प्रकाशिकीय विघटन होगा, उससे पानी का प्रकाशिकीय विघटन होगा जिसमें हाइड्रोजन मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और ऑक्सीजन मिलेगा जो उसको मुक्त कर देंगे। डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड का ग्लूकोज में रूपांतरण होगा और उस रूपांतरण में एक ही चीज़ की कमी होगी और वो हाइड्रोजन चाहिए होगा। हाइड्रोजन कौन देगा? लाइट रिएक्शन दे देगा। बस बात हो गई। लिखिए, अब एक एक करके लिखते हैं। पहले लाइट रिएक्शन के बारे में लिखते हैं। लाइट रिएक्शन के बारे में लिखते हैं। और लिखिए, अणु 6 रहेंगे 5 रहेंगे छोड़ दीजिए ना, बैलेंस तो करना नहीं है हमें, है ना, बैलेंस रिएक्शन नहीं चाहिए हमें। लिखिए, लाइट रिएक्शन का फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट लिखें, इसमें प्रकाशिकीय ऊर्जा के प्रयोग से, इसमें प्रकाशिकीय ऊर्जा के प्रयोग से इसमें प्रकाशिकीय ऊर्जा के प्रयोग से जल का विघटन होता है।
जल का विघटन होता है तथा प्रति उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन मुक्त होता है। ऑक्सीजन मुक्त होता है ना? प्रति उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन मुक्त होता है। ये हो गया आपका लाइट रिएक्शन, और कुछ भी नहीं है, कुछ भी है ही नहीं, बस जल का विघटन प्रकाशीय ऊर्जा के द्वारा और उससे ऑक्सीजन की मुक्ति हो गई, बात खत्म हो गई। अब ये रिएक्शन होता कहाँ है, इस बात को देखते हैं। तो देखिए ध्यान से, आपने ये पढ़ा था ना, ये जो है ये हरित लवक है, और हरित लवक में इसको पढ़ा था, आपको याद होगा, ग्रेना थैलाक्वाइड, और रंजक जो होते हैं क्लोरोफिल वो ग्रेना थैलाक्वाइड पर ही होते हैं, तो प्रकाश भी ग्रेना थैलाक्वाइड पर ही आएगा। और लाइट रिएक्शन की पूरी क्रिया कहाँ होगी? उसी जगह पे होगी जहाँ पे प्रकाश का ग्रहण होगा, क्योंकि लाइट रिएक्शन बिना प्रकाश का चल नहीं सकता। तो दूसरा पॉइंट लिखिए, दूसरा पॉइंट लाइट रिएक्शन में, और लिखें यह अभिक्रिया ग्रेना थैलाक्वाइड संरचना पर होती है। यह अभिक्रिया ग्रेना थैलाक्वाइड संरचना पर होती है, क्योंकि पर्णहरित इसी पर पाया जाता है। पर्णहरित इसी पर पाया जाता है ना? तो जहां पर्णहरित, वही प्रकाश का अवशोषण, और वहीं पे पानी को तोड़कर, और देख रहे हो ऑक्सीजन निकल रहा है और साथ में हाइड्रोजन वगैरह मिल जा रहा है। तो ये पूरी जो रिएक्शन है यहां से यहां तक वाली, इधर वाली, ये लाइट रिएक्शन की बात है। एक और पॉइंट लिखिए, लाइट रिएक्शन में ही तीसरा पॉइंट लिखिए, यह अभिक्रिया प्रकाश पर निर्भर है। यह अभिक्रिया प्रकाश पर निर्भर है। यह अभिक्रिया प्रकाश पर निर्भर है। यह अभिक्रिया प्रकाश पर निर्भर है ना? और एक वैज्ञानिक थे, हिल नाम था उनका, तो उन्हीं के नाम पर इसको हिल रिएक्शन भी कहा गया। तो चौथा पॉइंट लिखिए, इसे हिल रिएक्शन भी कहते हैं। कौन सा रिएक्शन? हिल रिएक्शन भी कहते हैं। इसे हिल रिएक्शन भी कहते हैं। सो व्हाट डू वी कॉल इट? हिल रिएक्शन। इसे हिल रिएक्शन भी कहते हैं। 4 पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट मैंने बोला, इसमें प्रकाशीय ऊर्जा के प्रयोग से जल का विघटन होता है तथा प्रति उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन मुक्त होता है। दूसरा पॉइंट मैंने कहा, यह अभिक्रिया ग्रेना थैलाक्वाइड संरचना पर होती है, क्योंकि पर्णहरित उसी पर पाए जाते हैं। तीसरी बात मैंने कही, यह अभिक्रिया प्रकाश पर निर्भर है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है। और चौथी बात, वैज्ञानिक का नाम है हिल, और चूंकि उन्होंने इस पे काम किया था तो इसे हिल रिएक्शन भी कहते हैं। क्लियर है? अब आइए डार्क रिएक्शन की तरफ। डार्क रिएक्शन की तरफ आते हैं, और डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड किस में बदल रहा है? ग्लूकोज में। चाहिए क्या? हाइड्रोजन मिल गया। चाहिए क्या? एनर्जी मिल गई। तो हाइड्रोजन एनर्जी वगैरह मिल जाएगा आपको। तो लिखिए आप डार्क रिएक्शन का पहला पॉइंट, और लिखिए इस अभिक्रिया में इस अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज में बदलता है। इस अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज में बदलता है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज में बदलता है, और
इसके लिए और इसके लिए हाइड्रोजन एवं ऊर्जा की प्राप्ति, इसके लिए हाइड्रोजन एवं ऊर्जा की प्राप्ति प्रकाशिकी अभिक्रिया से होती है। किस अभिक्रिया से होगी? प्रकाशिकीय अभिक्रिया से होती है। प्रकाशिकीय अभिक्रिया से होती है। राइट? तो यही बात जो हमने पढ़ी थी वो लिख दी कि कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज में बदलता है और इसके लिए हाइड्रोजन ऊर्जा की प्राप्ति प्रकाश की अभिक्रिया से होती है। दूसरी बात, यह अभिक्रिया, सेकंड पॉइंट, यह अभिक्रिया हरित लवक के, यह अभिक्रिया हरित लवक के हरित लवक के स्ट्रोमा, याद है ना? स्ट्रोमा, स्ट्रोमा मतलब तरल भाग, हरित लवक के स्ट्रोमा भाग में होता है। हरित लवक के स्ट्रोमा भाग में होता है। स्ट्रोमा, तरल भाग को क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा भाग में होता है। ठीक है, स्ट्रोमा भाग में होता है। तीसरी बात लिखिए, यह अभिक्रिया प्रकाश पर निर्भर नहीं होता है। यह अभिक्रिया प्रकाश पर निर्भर नहीं होता है, लेकिन प्रकाशिकीय अभिक्रिया पर निर्भर होता है। प्रकाश पर निर्भर नहीं होता है, लेकिन प्रकाशिकीय अभिक्रिया पर निर्भर होता है। लेकिन प्रकाश की अभिक्रिया पर निर्भर होता है ना? तो यह ध्यान रखना है। तो प्रकाश पर निर्भर नहीं है, लेकिन आप देखते ना, हाइड्रोजन और एनर्जी की सप्लाई कौन कर रहा है? प्रकाश की अभिक्रिया कर रहा है ना? चौथी बात लिखिए, इस अभिक्रिया को C3 साइकिल, बहुत इंपॉर्टेंट है, या C3 साइकिल या कैल्विन साइकिल, कैल्विन भी वैज्ञानिक का नाम है, या कैल्विन साइकिल भी कहते हैं। इस अभिक्रिया को C3 साइकिल या कैल्विन साइकिल भी कहते हैं। तो C3 साइकिल कह सकते हैं या कैल्विन साइकिल कह सकते हैं। अब आप एक बार पढ़ें, आप डार्क रिएक्शन को अच्छे से पढ़ें और बताइए कि कोई तकलीफ तो नहीं है इसमें। जो हमने पढ़ा, देखा, इस फ्लो चार्ट में हमने उसी को लिखा, हमारा अपना खुद का ही है। डार्क रिएक्शन में 4 बातें बताई। डार्क रिएक्शन में बताया कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज में बदलता है और इसके लिए आवश्यक हाइड्रोजन और ऊर्जा की प्राप्ति लाइट रिएक्शन से होती है। दूसरी बात, यह अभिक्रिया हरित लवक में ही होगा, लेकिन ग्रेना थैलाक्वाइड पे ना होकर स्ट्रोमा और तरल भाग में होगा। तीसरी बात, यह अभिक्रिया प्रकाश पर निर्भर नहीं है। आप देख रहे हैं कहीं कोई प्रकाश की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए बहुत सारा पदार्थ प्रकाश की अभिक्रिया से आ रहा है। तो यह अभिक्रिया प्रकाश पर निर्भर नहीं है, लेकिन प्रकाश की अभिक्रिया पर निर्भर है। और वैज्ञानिक का नाम है कैल्विन, जिन्होंने इसके ऊपर काम किया था। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे नाम पे करा जाए, तो कैल्विन साइकिल या C3 साइकिल कहते हैं। C3 साइकिल क्यों कहते हैं वो भी बात हम पढ़ लेंगे। क्लियर है? तो इसे C3 साइकिल या कैल्विन साइकिल भी कहते हैं। अब रही बात NADP की। NADP ये वाला जो हाइड्रोजन का वाहक, तो इसका फुल फॉर्म है जिसका नाम है NADP। जैसे कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का वाहक है, वैसे ही NADP हाइड्रोजन का वाहक है। तो उसका फुल फॉर्म है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड
फॉस्फेट, है ना। हालांकि इससे कोई खास मतलब नहीं है, लेकिन नहीं बताता तो लोग कहते हैं कि छूट गया था NADP का फुल फॉर्म। तो लो भाई, NADP का फुल फॉर्म भी आपको पता है। तो मोहन जी एकदम सही कह रहे हैं, मोहन जी एकदम सही बोल रहे हैं कि जब लाइट रिएक्शन होगा उसी के तुरंत बाद डार्क रिएक्शन होगा, क्योंकि लाइट रिएक्शन नहीं होगा तो फिर एनर्जी कहां से आएगी, हाइड्रोजन कहां से आएगा। तो सबसे पहले पानी को तोड़ो, फिर डार्क रिएक्शन शुरू करो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप मोहन, मैं आपकी बातों से एकदम इत्तेफाक रखता हूं। आगे बढ़े। चलिए लेट्स मूव अहेड। अब एक टॉपिक पढ़ेंगे हम बहुत इंपॉर्टेंट, और वो है कि किस प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण का दर सबसे तेज होगा, है ना। तो टॉपिक का नाम है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण का दर। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण का दर। प्रकाश संश्लेषण का दर। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। बताइए। एनी प्रॉब्लम, कोई तकलीफ, कोई विचार जिसका समाधान मैं कर पाऊं। और नहीं तो आगे बढ़ते। तो हम सब जानते हैं कि सूर्य की रोशनी जो आती है 7 रंगों की होती है। हम जिसे व्हाइट लाइट कहते हैं, व्हाइट नहीं होता, उसमें 7 रंग होते हैं, विबजियोर कहते हैं, है ना। तो पहले हमें इस बात को समझना होगा कि द लाइट दैट वी सी अराउंड इट इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स। तो सामान्य प्रकाश विबजियोर है, उल्टा लिखते हैं विबजियोर, और ये है ना। और विबजियोर में एक और खास बात क्या है, विबजियोर है ये, इसमें देखो ये जो पार्ट है ना, ये कुल मिला के लाल है, ये कुल मिला के क्या है, नीला है, और बीच वाला हरा है। तो लाल प्रकाश क्षेत्र, हरा प्रकाश क्षेत्र, तो ये हो गया लाल, नॉर्मली लाल, लाल जैसा ही है सब। ये हो गया नीला, और बीच में हरा, है ना। ठीक है। एक बात मैं आपको बताऊं, आप आगे चल के पढ़ेंगे इस बात को, फिजिक्स की क्लासेस में पढ़ेंगे कि जब आप इस प्रकाश के संदर्भ में लाल से नीले की तरफ जाते हैं तो क्या होता है ना, ऊर्जा का मान बढ़ता है। बस मेरी बात अभी मान लीजिए, बाकी फिजिक्स में हम प्रूव करेंगे कि सबसे अधिक ऊर्जा नीले प्रकाश क्षेत्र में है। और एक और बात मैं बता दूं, तरंग दैर्घ्य का नाम जानते होंगे आप। तो तरंग दैर्घ्य घटता है, तो सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य है लाल की, लेकिन सबसे कम ऊर्जा है लाल में। सबसे कम तरंग दैर्घ्य है नीले की, यानी कि वायलेट की, सबसे अधिक ऊर्जा है नीले में। इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं जो मैंने बताई, जिनको फिजिक्स का थोड़ा बहुत ज्ञान होगा या 9th 10th में पढ़ी फिजिक्स थोड़ा बहुत याद होगा। वो इस बात को बखूबी समझ पाएंगे जो मैं कह रहा हूं, है ना, कि लाल प्रकाश की तरंग दर सबसे अधिक, ऊर्जा का मान कम, राइट। नीले प्रकाश की तरंग दर सबसे कम, ऊर्जा का मान अधिक। आप लाल से नीले की तरफ जाएंगे, वायलेट की तरफ जाएंगे, तो ऊर्जा बढ़ता जाएगा, तरंग दर घटता जाएगा। चलिए, अब सवाल ये उठता है, एक सवाल पूछते हैं पीसीएस में, यूपीएससी में सवाल पूछ सकते हैं कि किस रंग के प्रकाश में
प्रकाश संश्लेषण का दर सर्वाधिक होगा। तो प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा का स्वरूप है। प्रकाश के द्वारा पादप जो है वो ऊर्जा ले रहा है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो नीले प्रकाश शरीर में ऊर्जा का मान सबसे अधिक है। और भाव ये हो सकता है दिमाग में आए कि अच्छा, नीले प्रकाश में ऊर्जा का मान सबसे अधिक है तो नीले प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण का दर सबसे तीव्र होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। प्रकाश संश्लेषण का दर सबसे अधिक तीव्र जो है वो लाल प्रकाश में होता है, रेड लाइट में होता है। कारण है कि जो हमारा पर्णहरित है ना, क्लोरोफिल है, वो लाल प्रकाश के अवशोषण में सबसे आगे है। सवाल ये नहीं है कि किसमें ऊर्जा का मान ज्यादा है, सवाल यह है कि मैं किसको चुनता हूं। जैसे मान लीजिए आपने मेरे सामने, मुझे कभी अगर आप में से कोई भी अपने घर पे नाश्ते के लिए बुलाओ, ब्रेकफास्ट के लिए बुलाओ, नाश्ते के लिए बुलाओ, स्नैक्स के लिए बुलाओ, खाने पे बुलाओ, या ऐसे ही बुला लो कि चलो भाई सर को बुला लेते हैं और आज सर को कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे, तो मैं मना बिल्कुल नहीं करता। खाने पीने के मामले में मैं बड़ा उदार प्रवृत्ति का व्यक्ति हूँ, है ना, तो मैं मना नहीं करूँगा। अभी नहीं, अभी तो क्लासेस चल रही हैं। जब आप, ऐसा नहीं कि कल ही इन्विटेशन लेके चले आना फिर देख लेना, मैं मना कर नहीं पाऊँगा, है ना। तो आपके घर पे जब मैं पहुँचा, घर पे, रूम पे नहीं, घर पे जो आपका घर है, और फिर आपने मुझे बिठाया, बिठाने के बाद जो है आपने कहा कि सर आपके लिए कुछ खाने के लिए लेके आते हैं, मैं तब भी मना नहीं करूँगा। और आपने क्या किया, एक प्लेट में 4 समोसे और एक प्लेट में कुछ फ्रूट सैलेड, फ्रूट का मिक्सचर, फ्रूट सैलेड ला के रख दिया। अब तक आपको पता चल गया होगा कि मैं समोसे वगैरह से मुझे परहेज है। फ्रूट्स के प्रति मेरी ग्राहिता, एफिनिटी, प्यार ज़्यादा है। तो मैं जानता हूं कि समोसे में, एक समोसे में लगभग 400 कैलोरी ऊर्जा है। एक समोसा 400 450 कैलोरी है, ऊर्जा का मान अधिक है। जबकि मैं फ्रूट सैलेड अगर एक कटोरा खाऊं तो मुश्किल से मुझे उससे 80-90 कैलोरी मिलेगी। लेकिन चूंकि मेरी ग्राहिता, मेरी अपनी एफिनिटी, मेरा प्यार, मेरी पसंद फ्रूट सैलेड है, तो मैं समोसा नहीं लूँगा, मैं फ्रूट सैलेड ही उठाऊँगा और उससे 90 कैलोरी अगर मिल रही है तो 90 कैलोरी एक कटोरे से, फिर एक और कटोरा ले लूँगा, 2 बार खा लूँगा, 3 बार खा लूँगा, लेकिन मैं समोसा नहीं खाऊँगा। ये मेरी प्रकृति है। हो सकता है आपकी प्रवृत्ति उल्टी हो या किसी और की प्रवृत्ति उल्टी हो, वो कहे कि फ्रूट कौन खाएगा, समोसा खाएंगे। तो सवाल यह है कि ऐसा थोड़े होता जीवन में कि जिसमें ऊर्जा का मान ज़्यादा है वही लेंगे हम। नहीं, प्लांट ऐसा नहीं करता। जब सूर्य की रोशनी प्लांट पे पड़ती है ना, तो प्लांट के पास नीले प्रकाश को भी अवशोषित करने की क्षमता हो सकती थी और लाल प्रकाश को भी अवशोषित करने की क्षमता हो सकती थी। लेकिन प्लांट ने चुना कि नहीं, हम लाल प्रकाश का अवशोषण ही करेंगे और लाल प्रकाश का अवशोषण करेंगे, और इसलिए प्लांट जो है वो लाल रंग के प्रकाश से ही अपनी ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। मान लीजिए आपके घर पे आके मैंने समोसे नहीं खाए और मैंने फ्रूट सैलेड ही खाया, तो पूरे दिन भर की ऊर्जा की प्राप्ति मैं तो फ्रूट से ही कर रहा हूं। जीवन के लिए आवश्यक ऊर्जा की प्राप्ति समोसे से ना करके मैंने फ्रूट से किया, तो मेरा जीवन किससे चल रहा है उस दिन? अधिक ऊर्जा वाले समोसे से या कम ऊर्जा वाले फ्रूट से? कम ऊर्जा वाले फ्रूट से, क्योंकि मेरी ग्राहिता वही है। तो हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है, हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि प्लांट के पास विकल्प दोनों है। वो नीला प्रकाश भी उठा सकता है, लाल भी। हरा तो नहीं उठाएगा क्योंकि पत्ते खुद ही हरे होते हैं, और पत्ते हरे हैं तो मतलब हरे प्रकाश का तो परावर्तन हो गया, हरा प्रकाश तो रिफ्लेक्ट बैक कर गया। लेकिन प्लांट की अपनी ग्राहिता किस बात की है? लाल प्रकाश को उठाने की। अब सवाल है, ग्राहिता आई कैसे? What happened to plant that plant became more recipient towards red light? प्लांट रेड लाइट के प्रति ज्यादा रिसिपिएंट, ज्यादा ग्राही क्यों हो गया? इसलिए कि जीवन की जो उत्पत्ति हुई वो हुई पानी में, महासागर में। जीवन के उत्पत्ति के बाद जो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे श्रेणियों में प्लांट्स बने, जो पादप बने, वो जमीन पे कहां थे? वो तो पानी में थे। और पानी के अंदर, पानी के सतह पर जो ये प्लांट थे,
वो प्रकाश संश्लेषण करते थे। और आप सब जानते हैं कि लाल प्रकाश में प्रकीर्णन सबसे कम होता है। पानी के अंदर या किसी भी अवरोध से जाते हुए लाल प्रकाश सबसे दूर तक पहुंचता है। बचपन से पढ़ा था आपने कि लाल प्रकाश को खतरे के निशान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं भाई? क्योंकि लाल प्रकाश का बिखराव, प्रकीर्णन, स्कैटरिंग सबसे कम होता है, लाल प्रकाश दूर तक पहुंचता है, जबकि नीला प्रकाश फैल जाता है। तो बताइए, पानी की गहराई में सामान्य सूर्य के प्रकाश की जो रंग अंतिम तक पहुंच पाएगी वो कौन होगा, लाल या नीला? लाल होगा। तो जब प्लांट समंदर में है और समंदर की गहराई तक में प्लांट है और उस गहराई तक सूर्य के प्रकाश की लाल किरणें ही पहुंच पाएंगी छनकर, तो प्लांट नीले पे क्यों काम करेगा? तो प्लांट ने अपनी उत्पत्ति के दौरान लाल प्रकाश के प्रति अपने आप को संवेदनशील बनाया और प्लांट हो गया कि नहीं, लाल से ही काम चलेगा, क्योंकि लाल में ऊर्जा बेशक कम है लेकिन पहुंच तो जाता है ना? ऊर्जा बेशक कम है लेकिन पहुंच तो जाता है, तो लाल प्रकाश जो है वो ज्यादा प्रभावी हो गया। प्लांट ऐसे बने कि लाल प्रकाश के लिए ही अप्रभावी बने। और फिर क्या हुआ, धीरे धीरे पूरी व्यवस्थाएं लाल की तरफ ही रही। और जब पूरी व्यवस्था लाल की तरफ रही तो आज के डेट में भी हम देखते हैं कि प्लांट बेशक विकसित होकर जमीन पे आ गया, लेकिन अभी भी ग्राह्यता उसकी किसके लिए है? लाल के लिए ही है ना? तो ध्यान दीजिएगा। तो लिखिए, प्रकाश संश्लेषण का दर, प्रकाश संश्लेषण का दर लाल प्रकाश में सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक होता है क्योंकि पर्णहरित लाल प्रकाश का अवशोषण लाल प्रकाश का अवशोषण लाल प्रकाश का अवशोषण सबसे अधिक करता है, सबसे अधिक करता है ना? राइट। फिर लिखिए दूसरा पॉइंट, समुद्र की गहराई में, गहराई मतलब बहुत गहरा नहीं, जहां तक प्रकाश पहुंच पाए, समुद्र की गहराई में उपस्थित पादपों को, समुद्र की गहराई में उपस्थित पादपों को सूर्य प्रकाश का लाल भाग प्राप्त होता है। क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है ना? तो यही वाली बात रह गई। लेकिन आपको पता होगा, बड़ी एक मजेदार घटना घटी थी। यूपी पीसीएस में एक एग्जाम हुआ और उसमें यही सवाल पूछा कि किस प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण का दर सबसे तीव्र होगा। ऑप्शन में लाल और नीले दोनों थे। लोगों ने लाल पे लगाए क्योंकि यही सही है, लेकिन जब आयोग का आंसर आया तो लाल को गलत ठहरा के उसने नीला लिख दिया था, है ना? तो लोगों को लगा कि नीला होगा। टीचर भी इसी के इर्द गिर्द अपने लॉजिक को लगा के समझा दिए।
उसी साल किसी दूसरी परीक्षा में आयोग ने यही सवाल पूछा और लोगों को यह ज्ञान था कि अच्छा नीला पिछले बार आयोग ने सही किया था तो इस बार भी नीला ही होगा। अब उन्होंने नीला लगाया। आयोग का आंसर जब उस परीक्षा के लिए आया तो कहा कि लाल में होता है। अब सवाल है कि ऐसा कैसे हुआ? तो भाई देखो, आंसर दोनों सही हो सकते हैं लेकिन आधार बदलने पड़ेंगे। पादप की अवशोषण क्षमता के आधार पर लाल प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण का दर सबसे अधिक होगा। लेकिन अगर हम किसी पादप को प्रयोगशाला की दशा में रखें और उसको सिर्फ नीला प्रकाश दें और एक पादप को प्रयोगशाला दशा में रखें और उसको सिर्फ लाल प्रकाश दें, चुनने की उसमें सुविधा ना दें, एक दिन मुझे आप फ्रूट सैलेड खिलाओ और एक दिन मुझे समोसा खिलाओ 1 प्लेट, तो 1 प्लेट में 4 समोसा मैं खाया, एक समोसे से 400 कैलोरी, तो 1600 कैलोरी आ गई। एक दिन मैंने 4 प्लेट फ्रूट सैलेड खाया, एक फ्रूट सैलेड से 80 कैलोरी, तो 320 कैलोरी आ गई। बात समझ में आ रही है? तो अगर हम किसी प्लांट के साथ जबरदस्ती करें और उसको सिर्फ नीला प्रकाश दें तो जाहिर सी बात है ऊर्जा का मान अधिक होगा और उसमें प्रकाश संश्लेषण का दर सर्वाधिक हो जाएगा। लेकिन प्लांट को हम फ्री छोड़ दें कि भाई तुम्हें जो मर्जी वो लो, तो प्लांट लाल के प्रति ज्यादा आग्रही है। इसलिए एनसीईआरटी किताब में लिखा हुआ 12th क्लास में नहीं पढ़ना आपको, और लिखा है कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के आधार पर, प्लांट की अवशोषण क्षमता के आधार पर लाल प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण का दर सबसे अधिक होगा। लेकिन साथ में यह भी लिखा है कि ऊर्जा स्तर के आधार पर, एनर्जी स्पेक्ट्रम के आधार पर अगर प्लांट को नीली रोशनी दी जाए तो फिर नीले प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण का दर लाल से भी तेज हो जाएगा। लेकिन यह अवस्था प्रयोगशाला में ही प्राप्त की जा सकती है। तो ऐसे प्रश्न जब पूछें, तो ऐसे प्रश्न को पूछने के लिए यूपीएससी जब पूछेगी तो आधार लिख देगी। आधार लिख देगी कि अवशोषण क्षमता के आधार पर, सामान्य स्तर पर तो लाल प्रकाश, ऊर्जा स्तर के आधार पर तो नीला प्रकाश। तो एक और पॉइंट लिखिए, नीले प्रकाश में ऊर्जा का मान सर्वाधिक होता है। नीले प्रकाश में ऊर्जा का मान सर्वाधिक होता है। सर्वाधिक होता है। और ऊर्जा स्तर के आधार पर, और ऊर्जा स्तर के आधार पर प्रयोगशाला की दशा में, प्रयोगशाला की दशा में प्रकाश संश्लेषण का दर, प्रकाश संश्लेषण का दर नीले प्रकाश में सर्वाधिक होगा। नीले प्रकाश में सर्वाधिक होगा। नीले प्रकाश में सर्वाधिक होगा, है ना? तो आप ध्यान रखेंगे इस बात का, और बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना कि इसके आंसर दोनों हो सकते हैं, लेकिन पहला लाल ज़्यादा एक्यूरेट आंसर है, इसलिए कि पादप की समान अवशोषण क्षमता लाल के प्रति ज़्यादा है। बिकॉज प्लांट्स हैव बीन डेवलप्ड इन अ वे टू एब्जॉर्ब मोर एंड मोर लाइट एनर्जी। कारण क्या है कि पहला प्लांट, दूसरा प्लांट और शुरुआती दौर के सभी प्लांट तो पानी में थे, और पानी की गहराई तक प्रकाश की जो किरण पहुंच पाएगी वो लाल होगा, क्योंकि लाल प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो प्लांट के अंदर अंतर्निहित गुण के रूप में यह स्थापित हुआ कि प्लांट लाल प्रकाश का ग्रहण करने योग्य होंगे, और वही योग्यता आज तक रह गई, और उसी योग्यता के आधार पर प्लांट जो है लाल प्रकाश का ग्रहण नैसर्गिक रूप से, नेचुरल तरीके से सूर्य के प्रकाश से लाल का ग्रहण करता है, और उससे उसकी जीवन की क्रिया चलती है। सबसे तेज प्रकाश संश्लेषण प्राकृतिक वातावरण में लाल प्रकाश में ही होता है। लेकिन अगर हम फिजिक्स के हिसाब से देखें तो नीले प्रकाश में ऊर्जा का मान अधिक है, और अगर हम किसी प्लांट को प्रयोगशाला की दशा में अंधेरे कमरे में रखें और उस पर सिर्फ नीला प्रकाश डालें तो मजबूरन प्लांट को नीला प्रकाश उठाना पड़ेगा, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उसमें और तीव्र हो जाएगी। तो वही मामला है कि आप मुझे खाने के चॉइस में समोसा भी रख दो और फ्रूट सैलेड रख दो, तो मैं तो फ्रूट सैलेड खा के अपना जीवन चलाऊंगा। तो मैं कहूँगा कि मैं अपने शरीर के लिए आवश्यक ऊर्जा की प्राप्ति फ्रूट सैलेड से करता हूँ। लेकिन अगर आप ज़बरदस्ती करोगे, नहीं सर आज तो समोसा ही खाना है, तो जाहिर सी बात है कि मुझे ऊर्जा की प्राप्ति समोसा से होगी और वो फ्रूट से कहीं ज़्यादा होगी। लेकिन मेरी ग्राह्यता नहीं है, ये मजबूरी में करता हूँ मैं।
विकास बेनीवाल कहते हैं पादप में विकास क्रम क्यों नहीं हुआ? विकास, पादप में विकास हुआ है ना विकास? ऐसा नहीं कि पादप में विकास नहीं हुआ, हुआ ही है। आगे पढ़ेंगे हम। पादपों का विकास क्रम पहले था थैलोफाइटा, अलगी जैसे जीव थे, फिर बना ब्रायोफाइटा, फिर बना टेरिडोफाइटा, फिर बना एंजियोस्पर्म, फिर जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म। तो आपने तो ज्योग्राफी में और इन्वायरमेंट में, बायोडाइवर्सिटी में पढ़ रखी होगी ये सारी बातें। कोई सवाल है तो और पूछिए, मैं अभी अगला 5 मिनट सवाल को लेके ही रहूं। रजनीश कह रहे हैं ब्लू लाइट में रेट कैसे ज़्यादा? रजनीश आपकी एक खास ट्रेट है, या फिर रजनीश है या कोई और है, कि मैं जब बता देता हूं उसके बाद पूछते हैं कि क्यों ज़्यादा। मैं बता चुका होता हूं फिर पूछते हैं। अभी तो बोला कि नीले प्रकाश में ऊर्जा का मान सबसे अधिक, और अगर प्लांट को नीला प्रकाश ही दिया जाए, मजबूरी में प्लांट उठाएगा, और चूंकि ऊर्जा का मान सबसे अधिक है तो प्रकाश संश्लेषण का दर सबसे अधिक होगा। रजनीशी पूछते हैं कि प्रकाश संश्लेषण का दर सुबह या शाम कब ज्यादा होगा? यह डिपेंड करेगा सूर्य की रोशनी पे, ना तो सुबह में ज्यादा होगा ना शाम में ज्यादा होगा। प्रकाश संश्लेषण का दर तब तीव्र होगा जब सूर्य की रोशनी तीव्र होगी, तो सुबह शाम में कम होगा और 11-12 बजे ज्यादा होगा। बल्ब वाले बल्ब में प्रकाश संश्लेषण होगा, बिल्कुल होगा सत्येंद्र, होगा, लेकिन उसकी दर बड़ी कम होगी। तो बल्ब की रोशनी में प्रकाश संश्लेषण होगा लेकिन कम होगा। आर्टिफिशियल बल्ब के प्रकाश के क्या प्रभाव पड़ते हैं पेड़ पर? हम जितने आर्टिफिशियल लाइट लगाते हैं तो पेड़ को भी थोड़ा बहुत उससे नुकसान होता ही है, लेकिन आर्टिफिशियल बल्ब के अंदर इतनी रोशनी नहीं होती, इतनी ऊर्जा नहीं होती कि बहुत ज़्यादा दिक्कत पैदा करे, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत प्रकाश संश्लेषण होता रहेगा। आलोक कह रहे हैं टेस्ट मॉड्यूल भी अपलोड करवा दीजिए। बिल्कुल करवा देंगे, बस एक बार थोड़ा सभी लोग लगे हुए हैं इसी स्तर पे, और धीरे धीरे करके सब चीज़ें सही ढंग से होंगी। गौरव कुमार कहते हैं कि सर विकास क्रम में मानव सबसे शीर्ष पर है, तो उसके बाद डाउनफॉल होगा, तो कहाँ तक हो सकता है? अब तो ये पता ही, अरे मैं भविष्य में जाके थोड़े देख सकता हूँ। डाउनफॉल तो शुरू हो चुका है हमारा जो है डाउनफॉल जैविक रूप से ना हो, लेकिन मानसिक रूप से तो पतन हो ही रहा है। मानसिक, नैतिक, पर्यावरणीय रूप से हमारा पतन जारी है, चिंता ना करें आप। सौरभ पूछते हैं कि बायोलॉजी में न्यू वर्ड्स आ रहे हैं, याद कैसे करें? याद करने के लिए थोड़ा याद करना पड़ेगा, तो लिख लिख के याद कर ले, पढ़ पढ़ के याद कर ले। प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है, बिल्कुल सही बात है, और मानव जो है कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। यही तो है विडंबना, यही तो प्रॉब्लम है, तभी तो ग्रीन हाउस गैस इमिशन हो रहा है। आकाशपाल कह रहे हैं कि नीम का पेड़ 12 घंटे ऑक्सीजन और 12 घंटे कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, इसका रीजन क्या है? सारे पेड़ यही काम करते हैं भाई साहब। जब तक सूर्य की रोशनी रहेगी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बहुत तीव्र चलेगी, तभी ऑक्सीजन देंगे। सूर्य की रोशनी खत्म हो जाएगी तो सिर्फ और सिर्फ श्वसन की क्रिया चलेगी, और श्वसन की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होगा। तो रात में प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, दिन में प्लांट ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे। कोहरे के समय प्रकाश संश्लेषण होगा कैसे? कम होगा। कोहरे का मतलब अंधेरा थोड़े होता है, कोहरे का मतलब होता है कि प्रकाश की मात्रा कम है। जैसे जैसे प्रकाश की मात्रा कम होगी, प्रकाश संश्लेषण भी कम ही होगा। गरिमा त्रिपाठी कहती रिवीजन कैसे करें? गरिमा, इसके लिए रिवीजन का एक शेड्यूल बनाइए, प्लान बनाइए, 2 घंटा डेली रिवीजन का प्लान बनाइए। 2 घंटे में आप जो पुराना कुछ भी पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज कीजिए। एक एक चैप्टर उठाइए, एक इकोनॉमिक्स उठाया, अगले 10 दिनों में 2-2 घंटे 3-3 घंटे पढ़ के इकोनॉमिक्स खत्म किया, फिर ज्योग्राफी उठाया, ज्योग्राफी खत्म किया। एक बार एक सब्जेक्ट उठाओ तो उसका एक ठीक ठाक भाग खत्म करो और उसको रिवीजन नोट करके रख दो। सत्तू कहते हैं कि सर बायो अच्छे से समझ में आ रहा है, लेकिन जितना आउटपुट चाहते हैं निकल नहीं रहा। आउटपुट निकलता है जब हम बार बार पढ़ते हैं और चीज़ों को आपस में जोड़ना शुरू करते हैं। डोंट वरी, निकलेगा आउटपुट। पीपल का पेड़ 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। देखो जयवीर, इन सब बातों पे ध्यान मत दो, है ना। आस्थावान होना अच्छी बात है, लेकिन अंधविश्वासी होना गलत बात है।
तो किसी पीपल के पेड़, किसी तुलसी के पेड़, किसी भी बरगद के पेड़ से 24 घंटे ऑक्सीजन नहीं निकल सकते। ऑक्सीजन तभी निकलेगा जब तक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। तो बिलीफ सिस्टम में रहना, आस्था के प्रति सम्मान के भाव रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सुपरस्टिशन, अंधविश्वास में लिप्त हो जाना ये गलत बात है। विजेंद्र कह रहे हैं कि रात में मानव को ऑक्सीजन कैसे प्राप्त होता है? अरे भाई, ऐसा थोड़ा है कि पत्ते से ऑक्सीजन निकला नाक में घुस गया। वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया और हमारी श्वसन की क्रिया एक संतुलन में काम करती है। तो रात में अगर प्लांट भी ऑक्सीजन नहीं दे रहे हैं तो दिन में इतना दे चुके हैं कि वो बैलेंस मेंटेन्ड है। हेमंत कहते हैं आगे बढ़ते जा रहे हैं, पिछला भूलते जा रहे हैं, कैसे मैनेज करें? अरे गजब, क्या बात है, आगे बढ़ते जा रहे हैं, पीछे का भूलते जा रहे हैं, तो कर क्या रहे हैं? ऐसे थोड़े होता है हेमंत। आगे बढ़ते रहें, पीछे का समेट कर चलते रहें। अगर आप फैक्ट भूल जाते हैं कोई बात नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट्स को याद रखें। विकास करें, ग्रेनाथ हैलाकोबाइट क्या है? क्या बात कर रहे हो यार? सेल पढ़ो जाके, फिर सेल में हरित लवक चैप्टर निकालो और पढ़ो। आज ही पढ़ो, क्लास के तुरंत बाद पढ़ना। अंगद गिरी कहते हैं सवाल नहीं बने। अभी कैसे बनेंगे भाई साहब, अभी तो पढ़िए। सवाल तो ज़्यादातर बायोटेक के आते हैं। ये तो हम एनसीईआरटी नहीं पढ़ा, उसी का खामियाजा है कि आपको 20 क्लास पढ़नी पड़ेगी। सर आइए, आज आपको खीर खिलाते। क्या है सौरभ, रहने दो, है ना। अभी मैं थोड़ा बैलेंस डाइट के प्रति फोकस्ड हूँ। उम्र मेरी बढ़ गई है, 45 साल क्रॉस कर चुका हूँ। ऐसे ही खीर वीर खाता रहना डेली डेली तो वृद्धि विकास तो अब ऐसे वाली होनी नहीं है, ऐसे वाली हो जाएगी, जो मैं चाहता नहीं हूँ, है ना। आप लोग खाओ, एंजॉय करो। देखिए रविंद्र इंजॉइंग, बहुत बढ़िया। संजीत सिंह कहते हैं यूकेलिप्टस के पेड़ लगाना चाहिए या नहीं? आप लगा सकते हैं ऐसी जगह पर जहाँ पे कुछ न लगा हो, लेकिन जहाँ पे खेती योग्य भूमि हो, जहाँ बागवानी हो, वहाँ यूकेलिप्टस नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि बहुत पानी को अवशोषित करता है। कहाँ से? मृदा से। तो जहाँ यूकेलिप्टस होगा वहाँ पे बाकी प्लांट्स को ग्रो करने में तकलीफ होगी। जल का अवशोषण ठीक ठाक कर लेता है। पेड़ के पास रात में लगातार सोने से ज़्यादा नुकसान हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्यों सोओगे पेड़ के पास? ये कौन सा तरीका है पेड़ के पास रात में सोने का? सत्तू कहते सर जी आप नहीं लग रहे 45 साल के। मतलब कितना, 55-60 का लग रहा हूं? मोटिवेशन लो हो जाता है गरिमा, कोई बात नहीं। शक्ति वर्मा को मेरी याद आ रही है। अरे भाई, मेरी याद क्यों आएगी, है ना। यादों को गलत जगह खर्च मत किया करो, है ना। सही जगह खर्च करो यादों को, तो थोड़ा आत्मिक सुख की प्राप्ति होगी, है ना। तो इष्ट देव को याद करो, मित्र को याद करो, है ना। मैं तो हूं ही आपके लिए। चलिए, तो आज की कहानी यहीं समाप्त करते हैं, है ना। और कल तो छुट्टी रहेगी आपकी, 2 अक्टूबर गांधी जयंती। और फिर जो है हम लोग परसों मिलेंगे। और जब तक ऑनलाइन चलेगा 2 घंटे की क्लास बहुत होती है, थक जाता हूँ मैं भी, लगातार बोलना पड़ता है, आपसे ऊर्जा नहीं मिलती है। तो 2-2 घंटे की क्लास करके हम ये कार्य आगे बढ़ाएंगे। और लगातार कोशिश में हैं हम लोग कि जल्दी से जल्दी हम लोग वापस ऑफलाइन की क्लास में लौटें, ठीक है। तो सही है, और मिलते हैं जल्दी, ठीक है। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे। टेक केयर, बाय बाय। आई विल सी यू डे आफ्टर टुमारो। टेक केयर, बाय।